तुम्हें ना कहना कुछ भी कर लेंगे तू वार्निंग पार्टी चलेगी तेरी सेक्स। थैंक यू। देखो अजय जोश मशीन है, रविंद्र जी मोटिवेशन मशीन है, पवनदीप जी न्यूट्रिशन मशीन है, लेकिन मैं पैसे बनवाने वाली मशीन। मैंने अभी अमृतसर में एक डायलॉग बोला था पवनदीप जी, मैंने कहा जिन्ना दे करे दाने उन्होंने कमरे भी शामिल। इतनी पंजाबी आती है मेरे को, इससे ज्यादा नहीं आती, और ये एक लाइन में सब समझ में आ जाता है। यस और नो? बोला इतनी आ जाए तो बात बन जाए, बाकी की जरूरत नहीं है। अशोक भाई अभी मेरे को कह रहे थे कि सर दीनानगर में पहली बार इतनी गैदरिंग हुई है, क्या ये सच बोल रहे थे? बोले इन दिनों में यहाँ पे थोड़ा सा ठंड का माहौल ज्यादा है, लेकिन आज पता नहीं गर्मी क्यों आ गई है। मैंने कहा वो मेरी वजह से नहीं है, वो यहाँ के इन सीनियर लीडर्स की वजह से है जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतना अच्छे से परफॉर्म किया। तो एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली हो जाए सभी सीनियर्स के। अजय ने मेरे को फोन किया, सर आपकी डेट चाहिए अमृतसर और गुरदासपुर दोनों एक साथ। मैंने कहा यार मेरा तो एक दिन में एक ही प्रोग्राम होता है, दो कैसे कर पाएंगे? बोला सर वो मैनेज कर लेंगे, आप डेट दे दो। डेट दी तो मेरे पास शैलेंद्र धिंगड़ा जी का मैसेज दिया, सर टिकट भेज दो। मैंने कहा धिंगड़ा जी आप तैयारी करवा रहे हो क्या? बोले हाँ। तो मैंने कहा यार फिर तो मेरे को पूरी तैयारी करके आनी होगी, क्योंकि शैलेंद्र धिंगड़ा जी अगर कोई प्रोग्राम की तैयारी करवाते हैं तो इसका मतलब वो पूरी ताकत लगा देते हैं और वो बड़ी। उसके बाद अशोक भाई का फोन गया, अशोक भाई ने बोला सर आप हमारे घर बता रहे हो तो हम तो इस बार पूरी ताकत लगा देंगे, और पूरी ताकत के साथ। और मेरे को अभी पता चला, मैंने इधर स्टेज पे देखा जसरोटिया मैडम जम्मू से आए हुए हैं, राजेंद्र जी दियाला तक से आए हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग एरिया से साथी आए हुए हैं। आप सब लोग मुझे सुनने के लिए आए, उसके लिए आपका शुक्रिया। आप मुझे सुनने नहीं आए हैं, आप आरसीएम के एक रूबी अचीवर को सुनने आए हैं। और आज अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि मेरा नाम आत्माराम है, आप मुझे इसलिए सुन रहे हैं कि मैं आरसीएम बिजनेस का एक अचीवर हूं। और आपको भी अगर इस बिजनेस में बड़ा बनना है, देखिए ताली अभी तक जितनी आपके लीडरों ने बजवा ली ना, वो बजा ली। म्यूजिक जितना बजाना था वो बजा लिया। अभी अपने पास 1-1.25 घंटे का टाइम है, और मैं चाहता हूं उसे 1-1.25 घंटे में पहली बार आया हूं तो आपकी और मेरी बातचीत ठीक ढंग से हो जाए। यस और नो? कितने ऐसे साथी है जो आज पहली बार आरसीएम की मीटिंग में आए? पहली बार, फर्स्ट टाइम। ओ वेरी गुड, एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि हमारे नए अजय ने यहाँ पे एक शब्द बोला था, और उससे पहले रविंद्र जी भी बोल रहे थे कि गरीबी से अमीरी, और आपने भी कुछ बोला कि मैं कहानी सुना तो आंसू आ गए थे। आज एक सीक्रेट बताता हूं आपको। इस दुनिया में जितने भी अमीरों को आप जानते हो ना, वो इसलिए नहीं अमीर बने कि वो अमीर थे, वो इसलिए अमीर बने क्योंकि वो गरीब थे। जितने भी अमीर होंगे, आप फाइल खोल के देखो, धीरूभाई अंबानी पहले गरीब थे, रतन टाटा जी के पिताजी जमशेद जी टाटा पहले गरीब थे, बिरला जी के परिवार के लोग भी पहले गरीब थे, बिल गेट्स पहले गरीब थे, वॉरेन बफेट अखबार बेचते थे पहले गरीब थे, मार्क जुकरबर्ग पहले गरीब थे, वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगर, कौन ऐसा आदमी है दुनिया में जो पहले अमीर था? सारे के सारे गरीब थे। अमीर वही होता है जो पहले गरीब होता है। पहले अमीर होता है वो क्या होगा? गरीब हो सकता है, अमीर तो हो नहीं सकता। हमारे लिए अच्छी बात क्या है? हम पहले से गरीब हैं, अमीर बन सकते हैं। तो आप अगर आज इस वोट में हैं तो आप गारंटेड अमीर बनने वाले हैं। ये बात की गारंटी मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक आम आदमी इस दुनिया में आरसीएम बिजनेस से अमीर हो सकता है, और ये मैंने आंखों से देखा है। इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी दूसरे को अमीर बनाने के लिए काम करते हुए मैंने नहीं देखा। एक अमीर आदमी फैक्ट्री लगाता है, किसको अमीर बनाता है? खुद को। थोड़ा जवाब देंगे यार? खुद को। उस फैक्ट्री के अंदर एक अधिकारी काम करता है, खूब पढ़ाई लिखाई करके अधिकारी काम करता है। वो किसके लिए काम करता है? वो फैक्ट्री के मालिक के लिए काम करता है। एक उसमें कलर काम करता है फैक्ट्री में, वो किसके लिए काम करता है? मालिक के लिए। एक मजदूर काम करता है, किसके लिए काम करता है? मालिक के लिए। तो अमीर कौन बनता है? मालिक बनता है। दुनिया में ऐसा कोई
आदमी है जो उस मैनेजर के लिए, उस सुपरवाइजर के लिए, उस क्लर्क के लिए, उस मजदूर के लिए अमीर बनने के बारे में कोई सोचे? एक आदमी है, दैट इज कॉल्ड टीसी छाबड़ा आरसीएम। मैंने पूरे हिंदुस्तान की हजारों कंपनियों की स्टडी की हुई है। आज समय की कमी है इसलिए मैं वो सारी बातें नहीं कर पाऊंगा आपसे। एक एक कंपनी की स्टडी की हुई है, एक एक सीईओ की स्टडी की हुई है। मैंने पता नहीं कितनी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ी हुई है, कितनी किताबें मैंने पढ़ी हुई है। मैं आपको इतना बता सकता हूं, पूरे हिंदुस्तान में अगर आम आदमी को अमीर बनना है ना, आम आदमी को, देखो 150 करोड़ की आबादी में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, बट सारे चाय वाले चाय बेचने लग जाए प्रधानमंत्री बन जाए, बड़ी गारंटी नहीं बढ़ेगी, नहीं बनेगी। आप सुबह चाय की घड़ी लगा दो और बोलो मैं भी कल मोदी बन जाऊंगा, नहीं बनोगे। बन सकते हैं क्या? एक कोई विधायक जो पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार में राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाए, वो एक बन सकता है, सारे विधायक नहीं बन सकते। यस और नो? ये बात की गारंटी है। बट डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर एक आदमी अगर सक्सेस हो सकता है तो पूरा हिंदुस्तान सक्सेस हो सकता है। और डायरेक्ट सेलिंग में पूरे हिंदुस्तान की कंपनियों की स्टडी करने के बाद मैं चैलेंज करता हूं, चाहे वो न्यूट्रिशन की बात हो, चाहे वो एफएमसीजी की बात हो, चाहे टेक्सटाइल की बात हो, और चाहे किसी और प्रोडक्ट की बात हो, प्राइस में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, प्लान में, वैल्यू में और एजुकेशन में सबसे बेस्ट अगर कोई कंपनी इंडिया में है ना, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आरसीएम कर रहा हूं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, सबसे बेस्ट कंपनी कोई अगर एक है तो उसका नाम आरसीएम है, और उसकी मीटिंग में आज आप बैठे हो इसलिए आप ताली बजा। क्यों है? मैंने सारी कंपनियों की स्टडी की है, मैंने सारी कंपनियों की स्टडी की हुई है। किसी के पास में प्लान ठीक है तो प्रोडक्ट गड़बड़ है, किसी के पास प्रोडक्ट ठीक है तो प्लान गड़बड़ है। एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ट्रेनर है नेटवर्क मार्केटिंग के, नाम है इरिक वरेन। अजय आपने कभी उनको पढ़ा होगा या सुना होगा। मैंने उनकी एक किताब आती है गोप्रो, इंग्लिश में 2000 रुपए की है, बट मैंने उसकी एक पायरेटेड कॉपी मिल गई थी, हिंदी में 500 रुपए की। अब अंग्रेजी तो पढ़ नहीं सकते, नवीं पास आती है अपन, तो हिंदी में मिल गई थी। मैंने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद में मैंने उनके बहुत सारे वीडियो देखे जो अंग्रेजी में थे, और वो देखने के बाद में, सारा मामला समझने के बाद में मेरे को एक चीज समझ में आई जो आज आप ले जा सकते हो। इन्हीं पर कहते हैं कि अगर आपका कंपनी का प्रोडक्ट, नोट कर लेंगे इस चीज को, अगर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है जिसको लोग बिना किसी कंपनसेशन प्लान के खरीद सकते हैं और सालों तक खरीद सकते हैं, तो पहले नंबर पे वो कंपनी 50% नंबर ले जाती है, वो पास हो जाती है। यानी 50% वो कंपनी सही है अगर बिना किसी कंपनसेशन प्लान के, यानी प्लान नहीं दिखाया, किसी भी आदमी को प्लान नहीं दिखाया, केवल प्रोडक्ट दिखाया कि भाई साहब ये साबुन है, ये डेटोल है, ये है, डेटमैक्स है, ये डेटोल इतने रुपए की आती है, ये इतने रुपए की आती है, इसकी ये क्वालिटी है, इसकी ये क्वालिटी है, कौन सी खरीदोगे? और अगर वो डेटमैक्स खरीद लेता है, अगर वो डेटमैक्स खरीद लेता है तो 50% नंबर एक ही राउंड में कंपनी को मिल गए, पास हो गई। मुझे बताइए हिंदुस्तान में कोई भी एमएलएन कंपनी, क्या उसके पास में ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर किया जा सके और बिना कंपनसेशन प्लान के लोग उस प्रोडक्ट को ले सके? आप डेटमैक्स को ले लीजिए, आप नमक को ले लीजिए, आप हल्दी को ले लीजिए, आप चिली पाउडर को ले लीजिए, आप पेस्ट को ले लीजिए, आप न्यूट्रास्यूटिकल को ले लीजिए, आप गामा को ले लीजिए, आप गुडोन को ले लीजिए, आप न्यूट्रीजार्ज को ले लीजिए, आप किसी भी प्रोडक्ट को ले लीजिए। क्या बिना कंपनसेशन प्लान के आरसीएम में प्रोडक्ट बिकते हैं, नहीं बिकते हैं? मैं साबित कर सकता हूं। आरसीएम के अंदर काम करने वाले लोगों की संख्या कुछ लाखों में, प्रोडक्ट खाने वाले लोगों की संख्या उनसे 10 गुना ज्यादा है। आरसीएम का हेल्थ कार्ड लोग आज भी इसलिए लेते हैं कि वो हार्ट के लिए अच्छा है, वो इसलिए नहीं लेते हैं कि उससे पैसे अच्छे आते हैं। यस और नो? तो कंपनसेशन प्लान के बगैर आपका प्रोडक्ट अगर लोग ले सकते हैं तो 50% नंबर पूरे आ गए। दूसरा, अगर आपके कंपनसेशन प्लान से प्रोडक्ट बिना प्लान के जा रहा है
और बिना प्लान के प्रोडक्ट जा रहे हैं, उस प्लान से अगर आपकी कंपनी में कोई आदमी पैसे बना रहा है, कोई आदमी पैसे बना रहा है, और उस प्रोडक्ट प्लान की कैलकुलेशन एक छोटा सा बच्चा जो तीसरी चौथी स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, अगर वो कैलकुलेशन करके पे आउट बता दे कि भाई साहब मेरा बिजनेस 20-20 लाख है, मेरा पे आउट कितना बनेगा, मेरा बिजनेस 40-40 लाख, मेरा पे आउट कितना बनेगा, मेरा बिजनेस 1-1 करोड़ है, मेरा पे आउट कितना बनेगा। अगर कोई बच्चा कैलकुलेशन करके पे आउट बता दे और बाद में कंपनी से जब पे आउट आए तो उतना ही आए, अगर ये भी चीज क्लियर है तो वो कंपनी 100% ओरिजिनल इथिकल बेस्ड कंपनी है। और हिंदुस्तान में मैं सारी कंपनियों की स्टडी करके आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई भी कंपनी का बिजनेस क्लोजिंग के बाद में लीडर को पता नहीं होता कि मेरा चेक कितने का आएगा। आरसे वालों को पता होता है कि मेरे 90 दिन बाद कितना आएगा। क्यों भाई, पता होता है या नहीं होता है? और प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट तो हमारे बिकते ही प्लान के बिना है। आदमी प्लान देखता कौन है? प्लान किसको समझ में आता है? पहली बार किसी को समझ में नहीं आता है। ज्यादातर तो प्लान दिखाते ही नहीं है, प्रोडक्ट दिखाते हैं। 3 बार प्रोडक्ट लेता है, चौथी बार बोलता है तेरे को क्या फायदा है। 3 बार प्रोडक्ट लेता है, चौथी बार बोलता है रोज पहुंचाता है, फोन के साथ लेके आ जाता है, तेरे को क्या फायदा है। बोला मेरे को पैसा आता है तो ज्वाइन करवा, मेरे को पैसा चाहिए, बात करता हूं। ज्वाइनिंग तो बिना प्लान की होती है। हमारे 90% डिस्ट्रीब्यूटर को प्लान नहीं दिखाना आता है, और ये अच्छी बात है, प्लान नहीं दिखाना आता है और उसके बावजूद भी पैसा आता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के 90% लोगों के लिए और यही कारण है। ये 2 खूबी आप सीखिए, इसलिए मैं आपके बीच में खड़ा हूं। अगर ये 2 खूबी नहीं होती तो मैं इधर कभी नहीं होता। आजा बेटे, ये 2 खूबी नहीं होती ना तो मैं आपके बीच में कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे को प्लान आज तक दिखाना ही नहीं आता है। मेरे को आप अभी बोलो प्लान दिखा दो, बिल्कुल नहीं दिखाना। और मेरा हर प्लान एक नया प्लान होता है। मैं मुंह देख के प्लान दिखाता हूं। आप थोड़े ठीक ठाक लग रहे हो, मैं आपको ठीक ठाक दिखाऊंगा। एक कोई रोया हुआ लटका हुआ दिख रहा है, मेरे को लगता है ये ज्वाइन तो करेगा नहीं, टाइम पास कर रहे हैं, नक्की घर कुछ कर। एक एक्साइटेड दिखता है तो मैं प्लान छोड़ ही देता हूं, उसके एक्साइटमेंट में उसके साथ लग जाता हूं। दुनिया में कोई भी प्लान परफेक्ट प्लान नहीं होता है और कोई भी प्लान बढ़िया प्लान नहीं होता है। बढ़िया प्लान वो है जो आप दिखा रहे हो, और घटिया प्लान वो है जो आज तक आपने कभी दिखाया नहीं। तो प्लान दिखाना आसान है, और प्लान से पहले प्रोडक्ट दिखा दो तो फिर प्लान दिखाने की जरूरत ही नहीं है। और ये 2 क्वालिटी मेरी है। मेरा नाम आत्माराम है, जानते हो सारे लोग? हाँ, सारे लोग जानते हो, क्योंकि आपको मेरा नाम ही बता के बुलाया गया है। यस और नो? सारे लोग मेरा नाम जानते हो, मेरा नाम आत्माराम है। इसका मतलब आप मेरा काम भी जानते होंगे। यस और नो? नहीं जानते तो चलो मैं बताता हूं। जानते हो तो बताओ क्या काम करता हूं? आरसीएम करता हूं। इससे पहले क्या करता था? और क्या करता था? और क्या करता था? अब वो अशोक वाली टीम है ना, वो मत बताओ यार। मेरे को पता है, तुम लोगों को मालूम है, क्योंकि तुम मेरे ही चेले हो। इनको बताने दो। मीटिंग इन्होंने ली है कि आपने ली है? इन्होंने ली है। मजाक कर रहा हूं यार, ताली बजा दो। नाम मेरा आत्माराम है दोस्तों, मजाक कर रहा हूं, आपके साथ रिलेट करता हूं, इसलिए थोड़ा सा आपसे ये बात कर रहा हूं। नाम मेरा आत्माराम है, राजस्थान के अंदर श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। सर प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा रेडी, बस इतना बहुत है, इतना बहुत है। राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जब मैं 2 साल का था, दुनिया से मेरी मां चली गई दोस्तों। पिताजी ने पाल पोस के बड़ा किया, बड़ा लाड प्यार उन्होंने मेरे को दिया, क्योंकि 5 बच्चे मेरे से पहले पैदा हुए थे और 5 मर गए थे। मैं छठा पैदा हुआ था, और साथ में मेरी बहन पैदा हुई तो मेरी मां की डेथ हो गई थी। तो पिताजी ने पाल पोस के मुझे बड़ा किया, मां का प्यार, पिता का प्यार, जो कुछ भी मेरे लिए कर सकते थे किया। जब मैं छोटा था ना, तो मेरे पिताजी मेरे को एक बात बोलते थे, बेटा जिंदगी में मौका मिले ना तो पढ़ लिख के अमीर आदमी बनना। उन्होंने मेरे को ये नहीं बोला डॉक्टर बनना, वकील बनना, इंजीनियर बनना। उन्होंने कहा पढ़ लिख के अमीर आदमी बनना। क्यों? वो गरीब थे। तो मेरा बचपन से एक ड्रीम बन गया था कि मुझे अमीर आदमी बनना है। 5वीं क्लास तक मैं गांव में पढ़ाई किया। उसके बाद 6ठी क्लास में एक सूरतगढ़ सिटी है हमारे वहां पे राजस्थान में, तो वहां पे मेरे एक अंकल जी थे, वेटनरी डॉक्टर थे। तो मेरे को 6ठी क्लास में वहां पढ़ने के लिए भेज दिया कि शहर में थोड़ी पढ़ाई लिखाई होती है। तो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में अंकल जी के पास पढ़ा। तो अंकल जी के पास जब पढ़ा तो मैं देखता था कि मेरे पिताजी गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, बड़ा एक मुश्किल भरा जीवन जीते हैं।
मेरे चाचा जी वेटनरी डॉक्टर है और वो सूरतगढ़ सिटी में रहते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो मेरा एक ड्रीम बन गया कि मुझे डॉक्टर बनना है और डॉक्टर भी मुझे ह्यूमन का बनना है, वेटनरी का नहीं बनना है, यानी पशुओं का नहीं बनना है, इंसानों का बनना है, क्योंकि इंसानों वाले की जिंदगी उससे भी अच्छी होती है, पशुओं वाले डॉक्टर से भी अच्छी होती है। डंगर डॉक्टर क्यों बने, आदमियों का डॉक्टर बने ना यार। तो मैंने वो ह्यूमन डॉक्टर बनने के लिए प्लान कर लिया। एक अंकल थे पड़ोस में, उन्होंने एक दिन पूछा मुन्ना क्या बनोगे पढ़ के? मैंने कहा अंकल डॉक्टर बनना है मेरे को। डॉक्टर क्यों बनना है? मैंने कहा पिताजी खेती करते हैं, वो गरीब है, उनके सगे भाई मेरे चाचा जी है, वो वेटनरी डॉक्टर है, वो पैसे वाले हैं, लेकिन उनके एक दोस्त है जो ह्यूमन के हैं। मेरे अंकल जी मोटरसाइकिल में है, मेरे पिताजी साइकिल में है, और वो जो दोस्त है ना वो कार पे है। इसका मतलब आदमियों का डॉक्टर बन जाऊंगा तो अमीर बन जाऊंगा, कार वाला आदमी बन जाऊंगा। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। छठी क्लास में बढ़िया पढ़ा, 7वीं क्लास में बढ़िया पढ़ा, 8वीं क्लास में बढ़िया पढ़ा। 9वीं क्लास में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मेरे को गांव आना पड़ गया, और गांव आया तो गांव से 12 किलोमीटर दूर तहसील हेडक्वार्टर रायसिंगनगर, जहां से मैं अभी बिलोंग करता हूं, वहां पे डीएवी स्कूल होते थे, डीएवी जो अर्ध सहकारी स्कूल जिनको बोलते हैं, उसमें मेरे पिताजी ने एडमिशन करवाया। मेरे पिताजी ने बोला मेरा प्योर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा दो, डीएवी में मत करवाओ, क्योंकि डीएवी में करवाओगे तो यहां फीस देनी पड़ेगी। तो पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, 400-500 रुपए फीस है, दे देंगे। करवा दिया। 9वीं क्लास में मैं पढ़ लिया। 10वीं क्लास में मेरा एडमिशन हुआ तो मैं बीमार हो गया, और बीमार हुआ तो खूब बीमार हो गया। रूमेटिक अर्थराइटिस टाइप की कोई बीमारी थी मेरी, और जोड़ों से मतलब चलना मेरा दुर्बल हो गया था। बाद में पता चला था कि वो यूरिक एसिड इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसकी वजह से सब मामला गड़बड़ हो गया था। मेरा इलाज किया, बहुत सारे डॉक्टरों ने, इलाज नहीं हो पाया, क्योंकि हम ऑर्थोपेडिशियन को दिखा रहे थे या एमबीबीएस को दिखा रहे थे, जबकि वो बीमारी एमडी से रिलेटेड थी। उस चक्कर में मेरी पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई क्यों छूट गई? क्योंकि हर महीने दवाई लानी होती थी, बीमार होता था, डॉक्टरों ने बोला स्ट्रेस कम दो, ये कम दो, वो कम दो। तो मेरे चाचा जी बीकानेर से मेरा इलाज करवाते थे, उन्होंने बोला बेटा एक बार तू पढ़ाई छोड़ दे, ठीक रहेगा तो ठीक रहेगा। तो मैं क्या करता था, घर में बैठ के पढ़ाई करता था। मेरा सपना था कि मुझे 10वीं पास करनी है हर हाल में इस साल। जब 10वीं की परीक्षा आई तो मेरे पिताजी को बोला 400 रुपए चाहिए, वो एडमिट कार्ड मंगवाना है, रिपोर्ट कार्ड वो आता है ना आपका, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रवेश पत्र। मैंने कहा वो प्रवेश पत्र मंगवाना है, मेरे को परीक्षा देनी है। तो पिताजी ने मेरे को 500 रुपए दिए, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि अरे 400 रुपए दवाई के देने में बड़ी तकलीफ होती है, आज ये 500 रुपए दे रहे हैं, तो पढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन वो खुशी 1-1.5 मिनट की थी। देते ही उन्होंने मेरे को बोला तेरी दवाई खत्म हो गई, तू चाहे तो बीकानेर से दवाई ले आ और चाहे तो तेरा एडमिट कार्ड दे आ। अब मैं क्या करूं साहब, जान है तो जहान है, ये बात मेरे को अच्छी से मालूम है। अगर मैं दवाई नहीं लाता हूं तो डॉक्टर बोलेगा यार दवाई बंद क्यों की, और दवाई लाता हूं तो मेरा सपना टूट जाएगा कि मैं 10वीं की परीक्षा में नहीं बैठ पाऊंगा। मैंने लड़कों को बोला यार स्कूल वालों से रिक्वेस्ट करो मेरा एडमिट कार्ड ला दो, मेरे को पेपर देने, पैसे मेरे पास है नहीं। उन्होंने इस रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने वो एडमिट कार्ड दिया नहीं, और मेरी 10वीं की परीक्षा निकल गई। वो बच्चे पेपर घर लेके आते थे, मैं बैठ के पेपर कर देता था पूरा। अरे मैंने उस साल परीक्षा दी होती तो 80% नंबरों से मैं 10वीं पास हो गया होता। थैंक गॉड मैंने परीक्षा नहीं दी, इसलिए मैं 10वीं पास नहीं हो पाया। आज ये बोलता हूं, क्योंकि अगर 10वीं पास हो गया होता तो मामला कुछ खराब ही हो गया होता। सच्ची बता रहा हूं। कई बार हम कहते हैं ना हमारे साथ बहुत गलत हुआ। मैं हमेशा कहता हूं ऊपर वाला जो करता है ना वो सोच समझ के करता है और आपके लिए सही प्लान करता है। आपको उसकी रजा में कुछ रहना चाहिए, और वो जो प्लान बनाए आपके लिए उस पर आपको चलते रहना चाहिए। प्रॉब्लम ये है हम उससे ही टकराते रहते हैं। मैं भी उस समय टकराया, मैंने अगले साल फिर 10वीं का फार्म भर दिया। अब फार्म भर दिया, पढ़ाई शुरू कर ली, लेकिन वो हर महीने 400 रुपए दवाई के नहीं निकल रहे। एक दिन मेरे रिलेटिव घर पे आए और उन्होंने कहा भाई हमारे एक किराना की दुकान खोली है हमने और एक लड़के की जरूरत है, कोई लड़का अच्छा मिल जाए, ईमानदार लड़का मिल जाए दुकान पे काम करने के लिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मेरे पिताजी उनको कुछ बोलते उससे पहले ही मैंने बोला, मैंने कहा मेरे को ले चलो। बोले आप? मैंने कहा हाँ, मेरे से काम धंधा तो खेती में कुछ होता नहीं है, ना जानवरों का होता है ना खेत का होता है, दवाई खाता हूं, बीमार रहता हूं। तो बोले क्या लोगे? मैंने कहा 400 रुपए दे देना। बोले 400 क्यों, 500 क्यों नहीं? मैंने कहा दवाई के 400 रुपए लगते हैं, वो 400 रुपए आप दे देना, बाकी रहना खाना पीना तो आपका रहेगा ही रहेगा। मेरे घर से 76 किलोमीटर दूर शहर है गरसाना, वहां उनकी दुकान थी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है चलो। तो मैं उनके पास चला गया। 6 महीने मैंने 400 रुपए महीना में वहां पे नौकरी की। 6 महीने बाद मेरे को एक बात समझ में आई, ये नौकरी से मैं कभी अमीर नहीं हो पाऊंगा। तो एक दिन मैंने उनको बोला अब सपना तो अमीर बनने का है ना यार, एक बार अगर आपके दिमाग में आ गया कि अमीर बनना है तो सपना तो रहेगा ही नहीं रहेगा। तो सपना तो मेरा था अमीर बनने का, और अमीर मैं बन नहीं पा रहा हूं।
अमीर मैं बन नहीं पा रहा हूं क्योंकि 400 रुपए की नौकरी कर रहा हूं, हर महीने 400 मिलते हैं, 400 रुपए से दवाई ले आता हूं। 2-3 महीने तो थोड़ा बढ़िया लगा, उसके बाद में तो खराब लगने लगी दुकानदार वाले काम। तो मैंने उनको कहा यार मेरे को दुकान में पार्टनरशिप चाहिए। उनका बिल्कुल दे देंगे, 2 लाख रुपए लेगा। मेरे पास 2000 नहीं है, आप 2 लाख मांग रहे हो। बोले बेटा ये तो 2 लाख मैंने इसलिए बोला था कि मुझे मालूम था तेरे पास नहीं है, अगर होते ना तो भी नहीं देता। पार्टनरशिप थोड़ी दे सकते हैं, तनख्वाह बढ़ानी है और बढ़ा देते हैं, 400 के 500 कर देते हैं, नहीं तो तू नहीं देगा तो तेरा भाई कोई और आएगा। मैंने कहा मेरे को तनख्वाह नहीं बढ़ानी है, मेरे को रियल में पार्टनरशिप चाहिए क्योंकि मेरे को पता है इस तनख्वाह से मैं अमीर नहीं बनूंगा। बोले वो तो तू वैसे भी नहीं बढ़ेगा। और दूर के रिश्ते में पहुंची थी, मामा जी लगते थे मेरे, वो बोलते हैं तू वैसे भी नहीं बढ़ेगा। मैंने कहा क्यों, आपने मेरी कुंडली देख ली, पंडित हो? बोले बेटा पंडित तो नहीं, बट ये बात दावे के साथ कह सकता हूं तू कभी अमीर नहीं बनेगा। अब वो दिल में ठुक गई कि अब तो कुछ भी हो जाए। हमारे राजस्थानी में कहावत है मरना मंजूर लेकिन खाने खजूर। तो मैंने कहा आपको कुछ भी हो जाए, एक घर बसाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, कुछ भी हो जाए मामा तेरे को अमीर दिखाऊंगा बन के एक दिन तेरे सामने, एक दिन तो तेरे सामने अमीर बनना है। बट रास्ता नहीं है कोई, अंदर तो आग लग गई, रास्ता नहीं है कोई। अब जैसे आप, मैं दिल्ली में एक ट्रेनिंग में गया था विजय बत्रा जी की 2003 में, बहुत साल पहले, 20 साल पहले। उस ट्रेनिंग में उन्होंने बोला दिमाग पे जोर डालते हो ना तो दिमाग तरीके देगा। दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन किधर है? पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, बिहार में है, बंगाल में है, किधर है? ये सबसे उपजाऊ जमीन है। जो कुछ भी आज की दुनिया में आप देख रहे हो ना, वो पहले इधर बना बाद में इधर बना। यस और नो? सब कुछ पैदा इधर होता है, लेकिन तकलीफ क्या है, हम इसमें जोर नहीं डालते। आधे से ज्यादा लोग तो जैसे पैक लाते हैं ना वैसे ही पैक ले जाके संभाल के दे देते हैं। बोले तेरा तेरे को संभाल भाई, हमने लाया है। वो बोलते हैं तेरे को यूज करने के लिए दिया था, बोला मैंने यूज नहीं किया, जैसे पैक जैसा था वैसा का वैसा है। तो बोला इस पे जोर डालो, ये तरीके देगा। मैंने इस पे जोर डाला और इसने मेरे को एक दिन तरीका दिया। मेरी दुकान के सामने एक झोला छाप डॉक्टर होता था, बीच में 12 फीट की रोड थी, रोड के उस साइड में एक झोला छाप डॉक्टर होते थे। लूना मोपेड गाड़ी लेके आते थे वो सुबह, और कई बार हमें हाथ पकड़ के उतार के उनको दुकान में बैठाना होता था। क्यों? डॉक्टर साहब थे लेकिन सुबह 2 पाउच पी के आते थे। पाउच, वो थैली में दारू आती थी पहले, पाउच में 20 रुपए की, 92 की बात कर रहा हूं। तो 2 पाउच पी के सीधा सुबह सुबह आते थे और हम उनको बैठाते थे और शाम तक वो 8-10 पाउच पी के दिन निकाल देते थे। उसके बाद में रात में की तरह पीते थे, उसकी कोई लिमिट नहीं होती थी। लेकिन फिर भी उनके पास मरीज आ रहे हैं और दवाई लेके जा रहे हैं। मैंने कहा दुनिया में एक ही प्रोफेशन बढ़ गया है जिसमें लोग आंख मूंद के भरोसा करते हैं। ये बेवड़े के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, फिर भी आके बोलते हैं डॉक्टर साहब इलाज आप ही करो। और ये जो भी कहता है वो दवाई लेते हैं, चले जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। अगर ये काम अपन सीख जाए ना, मजा आ जाएगा। एक दिन मैं गया, मैंने कहा अंकल, बोले हाँ मुन्ना। मैंने कहा अंकल मेरे को डॉक्टरी सीखनी है, सीख सकता हूं क्या? बोले हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा मैं 9वीं पास हूं। बोले उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले नहीं तो मेरे को सिखा दो। बोले वो 2 थैली लानी पड़ेगी, पाउच को थैली बोलते हैं। बिहार जाता हूं, उधर जाता हूं तो पाउच बोलता हूं, इधर तो थैली बोलूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने कहा वो, बोले वो थैली लानी होगी। मैंने कहा पैसे नहीं है। बोले पैसे तो मैं दे रहा हूं ना। तो मैंने कहा आप भी ले आओ। चला नहीं जा रहा है, तू ला। तो उन्होंने 50 रुपए दिए, मैं पास में ठेका था, उन्हीं की लूना मोपेड लेके गया, 2 थैली ले आया, 40 रुपए की 2 थैली आई, उनको दी तो 10 रुपए वापस देने लगा। तो बोले तू रख ले। मैंने कहा यार क्या बात है यार, आदमी हो तो ऐसा होना चाहिए। थैली ले ली, 10 रुपए भी साथ में वापस दे दिए। अब उन्होंने एक थैली पी और पी के बोलते हैं उधर जाके दुकान पर बैठ जा। मैं जब इशारा करूंगा तो तू आ जाना, बस बोलना नहीं है, ये ध्यान रखना। और जो जो इशारा करूंगा वो करना है तेरे को। मैंने कहा ओके। थोड़ी देर बाद में एक महिला आई, डॉक्टर साहब ऐसे पकड़े बैठे हैं, सुई लगानी पड़ी, बहुत ही लगा डॉक्टर साहब। तो ऐसे लेट गई, मैं इधर बैठा हूं और वो ऐसे लेट गई। तो डॉक्टर साहब बोलते नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लेटो। अब वो ऐसे लेट गई तो मेरे को बोलते आया और सिरिंज भर के तैयार लेके खड़े। जैसे ही मैं आया तो बोले चुप। मैं चुप रहा। अपन ने भी कर दिया। बोले शाबाश तू पास हो गया। मैंने कहा है? बोले पास हो गया, मैं डॉक्टर बन गया। बोले मैं आज तक
मैंने यार लाखों रुपया लगा के, करोड़ों रुपया लगा के एमबीबीएस की डिग्री लेते हैं और लेते हैं, काहे को लेते हैं? काम तो 10 ही मिनट का था। अब वो दुकान पे चला गया। उसके बाद में जब भी कोई मेरे पास ग्राहक होता तो मैं ग्राहक निपटाता, नहीं होता उनके पास ग्राहक होता तो मैं उनके वहां जाके निपटाने लग जाता। 5-6 महीने में वो सुई हुई लगना बढ़ेगी सीख गया। तो मेरा एक दोस्त था, एक दिन एक सतपाल नाम का एक दोस्त था, मैंने उसको बोला, यार सतपाल, मेरे को डॉक्टरी सीखनी है यार, कोई ढंग का डॉक्टर बताइए। तो राम प्रताप तो रोज दारू पी लेता है, जिसे जितना इनसे ले सकते थे वो ले लिया, आगे बढ़े। तो उसने एक डॉक्टर से बात की और मैं अनूपगढ़ एक शहर है जो अभी डिस्ट्रिक्ट बन गया है, वहां पे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर दीवानचंद अरोड़ा, उनके पास 700 रुपए में मेरा प्रमोशन हो गया और मैं वहां आके डॉक्टरी करने लग गया। जब 700 रुपए कमाने लगा तो पिताजी को लगा तो लड़का पैरों पे खड़ा हो गया। तो उन्होंने एक लड़की ढूंढ ली और एक दिन मेरे को समाचार लेके आए मेरे पास, बोलते भाई तेरी सगाई कर दी। मैंने कहा किसके साथ? बोले लड़की के साथ। और किसके साथ करनी थी? मैंने कहा मेरे से पूछा नहीं, तेरे से क्या पूछना था, शादी नहीं करनी। मैंने कहा थोड़ा रुक जाते। बोले देख भाई सोच ले करनी है कि नहीं करनी है। अब दोस्तों कहते हैं कि शादी एक ऐसा लड्डू है जिसको खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो उससे भी ज्यादा पछताए। क्या करना चाहिए? खा के पछताओ, मोदी जी कह रहे हैं खा के पछताओ। तो मैंने वो खा लिया। 11 जून 1995 को अपन ने वो लड्डू खा लिया। शायद मैं नहीं खाता तो ठीक रहता। मैंने खा लिया। जब तक वो लड्डू नहीं खाया था अपन लड्डू लाल थे, खाने के बाद लड्डू लाल से हो गए पप्पू लाल। घर का नाम वैसे भी मेरा पप्पू है। अब पप्पू पास नहीं हो रहा है, क्या करें? फंस गई गाड़ी। वो डॉक्टरी घर में आके चालू की। डॉक्टर साहब को बोला प्रमोशन करो। डॉक्टर साहब ने बोला खुद का बैग उठाओ और फील्ड में उतरो, प्रमोशन यही होगा। हम तो 700 में दूसरा रखेंगे, तेरे को काहे को ज्यादा देंगे? तो मैंने कहा अगर मेरे को ज्यादा चाहिए तो? बोले खुद की प्रैक्टिस शुरू करो। और मैंने गांव में आके प्रैक्टिस शुरू कर दी और 700 रुपए से चलते चलते मैं 4000 रुपए महीना कमाने लग गया। लेकिन तब अशोक गहलोत जी को पता चल गया। गहलोत जी ने बोला ये झोला छाप डॉक्टरों को घर बैठाओ। और वो राजस्थान में एक कानून पास किया कि झोला छाप डॉक्टर कहीं भी का प्रैक्टिस करते हुए मिले तो उनको अंदर डालो। तो पिताजी को खबर लग गई। पिताजी ने बोला देख सीधी बात है, पहले तो तू अकेला था, चला जाता तो भी कोई बात नहीं थी, अभी पीछे इनको कौन संभालेगा? ये तेरी डॉक्टरी वोक्टरी बंद कर। मेरे बाप ने खेती की, भूख नहीं मरा। मैंने खेती की, भूख नहीं मरा। तू भी खेती कर, भूख नहीं मरेगा। मैं आज तक ये सोच रहा हूं ये उस दिन मैंने हां कैसे बोला मेरे बाप को। दादाजी ने खेती की, भरपेट कभी नहीं खाई। मेरे पिताजी ने खेती की, भरपेट कभी नहीं खाई। और वही शिक्षा वो मेरे को देके गए। बट मजबूरी, इस दुनिया में किसी आतंकवादी से डर नहीं लगता है भाई। एक आतंकवादी से डर लगता है जो घर में होता है। और सबको लगता है मेरी अकेले की बात नहीं है। आपको मेरे से ज्यादा डर लगता है। मेरे को तो लाड प्यार में पाला हुआ था, थोड़ा मैं सामने भी बोल सकता था, आप तो वो भी नहीं कर सकते। ये सच बोल रहा हूं। खैर पिताजी ने कहा अपने पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए अपन खेती में लग गए। पिताजी के साथ खेती करना शुरू किया। पिताजी बहुत सारी जमीन हिस्से में लेते थे, खुद की जमीन होती नहीं थी ज्यादा, इसलिए हमारा घर का गुजारा ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक पता चला पिताजी को पीलिया हुआ है। जांच करवाई तो पता चला उनको लीवर में कैंसर हो गया। जयपुर लेके गए, डॉक्टर ने बोला ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की वैलिडिटी है और 90 दिन में पिताजी की डेथ हो गई कैंसर से। डॉक्टर ने बोला था दिल्ली राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में इलाज करवा लो, 10 लाख रुपए लगेंगे, क्या पता बच जाए। मैंने पिताजी को बोला तो बोले 10 लाख रुपए कहां से लाए। मैंने कहा जमीन बेच देते हैं। बोले जमीन की सारी कीमत ही 4 लाख है और 4 लाख की बेच के मैं अगर इलाज करवा भी लिया और बच भी गया तो तेरा पेट कैसे भरेगा? उससे अच्छा है जमीन में नहीं बेचते, मेरे गाड़ी का टाइम आ गया, मैं चला जाता हूं, तू तेरी जिंदगी को निपट लेगा। पहले एक मेंटोर था जो गाइड करता था, वो दुनिया से चले गए, अकेला हो गया। मुसीबतें जब आती है ना दोस्त तो अकेले नहीं आती है, और जब वो आती है तो बोलकर नहीं आती है, वो अपने साथ कई और मुसीबतें लेके आती है। पिताजी गए, वो एक समस्या थी, लोगों ने जमीन छुड़वा ली, वो दूसरी नई समस्या पैदा हो गई। जो जमीन हिस्से में मिल रही थी वो मिलनी बंद हो गई और मेरे हिस्से में जो भूमि बची वो राजस्थान की 10 बीघा रेगिस्तानी भूमि बची। और उसमें भी आलम यह था कि पानी नहीं गिर रहा था, इसलिए फसल नहीं हो रही थी। जब आदमी के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है तो आदमी क्या करता है दोस्तों? रिश्तेदारों से और दोस्तों से उधार लेता है। यस और नो? मैंने भी दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेके काम चलाना शुरू किया, इस उम्मीद में कि चलो यार अगले साल पानी गिरेगा, फसल हो जाएगी, काम ठीक चल जाएगा। पहले साल इनकम ठीक नहीं हुई तो दूसरे साल फिर उधार ले लिया, इस उम्मीद में कि चलो अगले साल तो पानी गिरेगा ही गिरेगा, फसल होएगी ही होएगी। अगले साल भी बरसात नहीं हुई
1.5 लाख रुपए का मेरे सिर पे कर्जा हो गया। एक दिन मेरा बचपन का दोस्त इमरान मेरे पास आता है, आके बोलता है, आत्माराम ये उधार की जिंदगी कब तक जियोगी, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? मैंने कहा क्या काम करूं यार, 9वीं क्लास में पढ़ा हूं, नौकरी तो कोई देता नहीं है, झोला छाप नौकरी करता हूं, सरकार चलने नहीं देती है, खेत में कुछ होता नहीं है, इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है, तू बता मैं क्या करूं? बोला काम तो मैं बता दूंगा, तुझे करना पड़ेगा। मैंने कहा बता क्या काम है? बोला तेरे गांव में दूध बहुत होता है, तू गांव से दूध इकट्ठा करके 12 किलोमीटर दूर तहसील हेडक्वार्टर रायसिंह नहर है वहां अगर ले जाके बेचे तो तेरा गुजारा ठीक चल सकता है। वो मेरा बचपन का दोस्त था, मेरे साथ पढ़ा हुआ था, 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में रहता था, दूध बेच रहा था और उसमें सफल था। और जब कोई सफल आदमी अपनी कोई बात बताए तो दूसरे आदमी को समझ में आती है, यस और नो। उसने मेरे को बताया, मेरे को उसका विचार अच्छा लगा। मैंने कहा यार दूध बेच तो लूं इंद्राज, लेकिन समस्या ये है कि मुझे दूध बेचना नहीं आता। वो बोलता है उसकी फिक्र मत कर, तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे को सिखा दूंगा। अगले दिन सुबह मैं उसके गांव चला गया, 2-3 दिन उसके साथ रहा, उसने मेरे को दूध बेचना सिखा दिया। दूध बेचने में क्या है साहब, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2 चीजें सीखनी होती है। आपको सीखनी हो तो मैं भी सिखा सकता हूं। 2 चीजें सीखनी है, कितना पानी मिलाना है, कितना फैट निकलवाना है, यानी अंग्रेजी में बोले तो कितना ब्लैक एंड व्हाइट करना है, सीख गए बात खत्म। मैं 3 दिन में सीख गया। उसके बाद घर में साइकिल थी, उस साइकिल से दूध बेचना शुरू किया। 28 दिसंबर 1998 को पहली बार दूध बेचने गया था और 20 रुपए की दिहाड़ी की थी। 20 रुपए मजदूरी हुई थी, बड़ा खुश हुआ था कि चलो यार 20 रुपए मैंने कमा लिए, 20 के 200 और 2000 भी कर लेंगे। थोड़े दिन बाद में वो 20 रुपए से 30, 40, 50 ऐसे करते करते दूध के बिजनेस में मैं 4000 रुपए महीना पे वापस पहुंच गया था। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में एक प्रॉब्लम होती है साहब, जब आप स्टार्ट करते हो ना तो मैदान खाली होता है। उस मैदान में संघर्ष करके जैसे ही आप खड़े हो जाते हो ना तो लोगों को दिखते बड़े अच्छे अच्छे लोग, बोला वो देखो मैदान में अकेला ही है और मस्ती से पैसे बना रहे हैं, तो फिर पता नहीं कितने सारे भूत खड़े हो जाते हैं कंपटीशन में। यस और नो? मेरे भी कंपटीशन आना शुरू हो गया। एक लड़का उत्तर प्रदेश से आया, जमीन वमीन बेच के, महावीर नाम था उसका, महावीर नाम था, जमीन बेच के उत्तर प्रदेश से आया। उसको पूरा भारत था, रायसिंह नगर सिटी मिला। रायसेन सिटी मिला तो भी कोई बात नहीं, रायसेन सिटी में सैकड़ों गांव है, मेरा गांव मिला। और मेरे गांव में जाके बोलता है दूध क्या रेट बेच रहे? गांव वालों ने बोला 8 रुपए किलो। उस समय लीटर किलो एक ही बात होती है। बोला 8 रुपए लीटर। बोला मैं 10 रुपए लीटर दूंगा। बोला हम तेरे को जानते नहीं। बोला 15 दिन के एडवांस दूंगा। अभी 15 दिन के एडवांस मिले और 2 रुपए लीटर ज्यादा मिले, दूध किसको मिलेगा? महावीर को क्या आत्माराम को? अभी आत्माराम की टंकी खाली। मैं जा रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि वो 10 रुपए दे रहा है। मैंने कहा थोड़े दिन दे रहे। बोले जितने दिन दे रहे हैं उतने दिन ले लेते हैं, बाद में तो तू है ही। ये भी बात ठीक है। मैंने कहा पैसे खा के लौट जाएगा। बोलेगा 15 दिन एडवांस दे रहा है। अब मैं क्या बोलूं? अब कुछ घरों को मैंने एडवांस दिया, कुछ का रेट बढ़ाया, बट वो 4000 वाली कमाई 2000 हो गई। जब 2000 हो गई तो मैंने भगवान को अब की बार एप्लीकेशन लगाई। मैंने कहा यार तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? 7 अरब की आबादी है धरती पे, तेरे को और कोई नहीं मिल रहा है क्या? जब 2 साल का था, जब बच्चा समझदार होता है, कुछ खेलना कूदना शुरू करता है, जब उसको मां की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब तो तूने मां को उठा लिया। उसके बाद में थोड़ा ठीक हुआ, पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी बनना चाह रहा था, तो तूने बीमार करके पढ़ाई छुड़वाई। फिर भी हार नहीं मानी। झोला छाप डॉक्टर बेचारे दारू पीने वाले राम प्रताप से डॉक्टरी सीख के डॉक्टर बन गया, तो तूने सरकार को पीछे लगा दिया। फिर भी हार नहीं मानी, खेती किसानी की तो तूने बाप को उठा लिया कि ये बेचारा खेती कर ही ना ले। फिर भी हार नहीं मानी, दूध बेचने लगा तो इसको उत्तर प्रदेश से भेज दिया। तेरे पास मेरे अलावा कोई और है नहीं क्या? और मेरे को लगता है उस दिन उसने मेरी प्रार्थना सुनी। ओम शांति ओम फिल्म का शाहरुख खान का एक डायलॉग है, दिल से अगर चाहो तो कायनात साथ देती है। मेरे को भी उस दिन शायद भगवान ने प्रार्थना सुनी। कई दिन बाद में, 5-7 दिन बाद में, एक दोस्त का फोन आता है शाम को 4 बजे। मेरे घर में लैंडलाइन फोन होता था। फोन बजा, घंटी आई, मैंने फोन उठाया, कान के लगाया, उधर से आवाज आई, हेलो आत्माराम जी। मैंने कहा हाँ। बोला रामोतार बोल रहा हूं। मैंने कहा हाँ बोलो भाई। बोला क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, दूध बेच के घर पहुंचा हूं। बोला कल मार्केट आओगे? मैंने कहा हाँ। बोला मेरे पास आना, मैं आपको एक फ्री का बिजनेस बताऊंगा। क्या बताऊंगा? फ्री का बिजनेस। अब मैं हिंदुस्तानी आदमी था, हिंदुस्तानी आदमी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको फ्री में कुछ भी तो लेने को तैयार रहता है। जहर भी दोगे तो ले लेगा, बोलेगा ले लेता हूं, अपने नहीं तो पड़ोसी के काम आ जाएगा। मैं भी भागा भागा उसके पास गया, जाके मैंने बोला बता क्या बिजनेस है भाई? अगले दिन सुबह 9-9:30 बजे का टाइम। तो उसने मेरे को एक गत्ते का पैकेट दिखाया, उस पर लिखा होता आरसी बिजनेस एनएम किट। मैंने कहा ये क्या चीज है? बोले कपड़ा है। मैंने कहा कपड़ा?
ये ऐसे कैसे आने लगे? वो तो डंडे में आता था। बोला ये नए तरीके का कपड़ा है और इस कपड़े की खूबी है, कपड़ा पहन के आदमी अमीर बन सकता है। मैंने कहा जल्दी दे। पहले तो मैंने उससे पूछा, क्या बोला दोबारा बताना? बोला कैसे? मेरे को डाउट हुआ। मैंने कहा इसकी कुछ गोली गोली खा ली होगी, नशा वशा कर लिया होगा ना। मैंने कहा दोबारा बताना। बोला इस कपड़े की एक खासियत है, ये कपड़ा पहन के आदमी अमीर बन सकता है। मैंने कहा देर क्यों कर रहा है, जल्दी दे। बोला 1260 रुपए दे। जैसे ही 1260 बोला 12 कदम पीछे हो गया। मैंने कहा तूने फ्री बोला था। बोला कपड़े के पैसे ले रहा हूं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्री में दे रहा हूं, और एक पेपर निकाला और प्लान बताने लग गया। बोला ये कंपनी, ये कस्टमर, बीच में बिचौलिए, या 50 का माल चला, 100 में पहुंचा, ऐसे जोड़ोगे, ऐसे घोड़े। वो 7 घोड़े ऊपर बनाए, 3-4 नीचे बनाए। मेरे को चक्कर समझ में आ गया। मैंने कहा ये बेटा कोई तगड़ा जाल है तेरे को फंसाने का, ये तगड़े वाला गेम है, ये घोड़ों के बीच में तेरे को घोड़ा बनाएगा। कोई आया होगा, इसको किट दे के गया होगा, और ये किट तेरे को ठिकाने वाला है, और अब तू बच लेगा। और अपन ने अपना ढक्कन बंद कर दिया। दुनिया में 2 चीजें खुलने पे काम करती है, दिमाग और पैराशूट। अपन ने अपना दिमाग बंद कर दिया। अभी बंद कर दो तो इसमें कुछ नहीं घुसे। अब वो बेचारा आधे पौने घंटे मेरे को समझाता रहा, तेरा ऐसे हो जाएगा, तेरा ऐसे हो जाएगा। अपन ने घुसने ही नहीं दिया। एक बात समझ में आ गई कि ये जोड़ा जोड़ी का काम है, और जोड़ा जोड़ी के काम में बेटा फंस गया ना, दोबारा कभी नहीं निकलेगा। जोड़ने से बने। पौने घंटे तक उसने मेरे को बताया। पौने घंटे बाद बोलता है चाय पिएगा। समझ में उसको ही आ गया था, नहीं जुड़ेगा। बोलता है चाय पिएगा। मैंने कहा पैसे लेगा? बोले यार क्यों शर्मसार कर रहे हैं यार, चाय के कोई पैसे थोड़ी लेते। मैंने कहा फ्री का बता के तुमने बुलाया था, 1260 मांग रहा है, क्या पता चाय का भी कोई पैसा वैसा ले तू, चाय के पैसे लेगा? बोला नहीं लूंगा। मैंने कहा तो फिर पिला दे। बोला मैं बोल के आ रहा हूं। मैंने कहा बोलना क्या, यही से आवाज लगा देगा 2 चाय भेजना। बोला मैं बोल के आ रहा हूं, 18 सितंबर 2002 की घटना है। बोला बोल के आ रहा हूं, अदरक वगैरह डाल के बढ़िया बना के भेजेगा। मैंने कहा अदरक डाल के ला, अपना क्या करता है, पैसे तेरे लग रहे हैं, जैसे मर्जी बनवा के ला। अब वो गया, जाके उसको चाय का बोला। थोड़ी देर बाद में एक छोटा सा लड़का आया, गाना गुनगुनाते हुए आ रहा है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है, और 2 कप चाय रखी और चला गया। जैसे वो लड़का सड़क के उधर निकला, एक लंबी सी स्टीम कार आके दुकान के आगे खड़ी हुई। एक गोरा चिट्टा आदमी बाहर से कार में से निकला, दुकान में घुसा, मेरे से हाथ मिला के बोलता है हेलो आत्माराम जी, क्या हाल चाल है? मैंने कहा साहब आप मेरे को कैसे जानते? बोले आपको कौन नहीं जानता, इतना बढ़िया दूध बेच रहे हो, जान में पहचान, तू मेरा मेहमान, जिंदगी में पहली बार मुलाकात हो रही है, इतना बढ़िया दूध बेचता हूं, ये आपको पहले से पता है? खैर एक बढ़िया पैसे वाला आदमी, एक इज्जतदार आदमी, रिस्पेक्टेड आदमी जब आपसे मिलता है तो आप उसकी वैल्यू करते हैं, यस और नो? मैंने वो चाय का कप मेरे हाथ में था, पीना स्टार्ट ही नहीं किया था। मैंने उनको बोला लीजिए सर चाय लीजिए। बोले नहीं नहीं आपको और आ जाएगी। मैंने कहा नहीं सर लीजिए। तब तक मेरा दोस्त बोलता है लो अंकल। मैंने कहा अंकल? बोला हाँ ये मेरे अंकल है। अब वो मेरा दोस्त इधर बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, अंकल यहाँ बैठ गए। मैंने कहा तो तू नहीं पिएगा चाय? बोला मैं और मंगवा लेता हूँ। बोला एक चाय भेजना। तो मैं पास में बैठा था, धीरे से उसके कान में बोला अब अदरक वाली नहीं पिएगा? बोला नहीं मैंने उसको बोला हुआ है आज पूरे दिन अदरक वाली भेजना। दोस्तों सच बता रहा हूं, 2 साल बाद पता चला वो बेचारा चाय वाला तो चाय अदरक की बना रहा था। मेरा दोस्त चाय का बोलने नहीं गया था। उस चाय वाले की दुकान के पीछे एक एसटीडी पीसीओ था। उस एसटीडी पीसीओ से जाके उसने उस अंकल को फोन किया जो कार में आए थे। बोला अंकल मुर्गा आ गया, हड़ताल नहीं हो रहा है, आ जाओ मिलके कर लेते हैं। अंकल बड़े स्मार्ट थे। अंकल ने पूछा नाम क्या है? बोला नाम से क्या लेना है? बोला रे बावड़े, दुनिया में किसी भी आदमी से कोई भी काम लेना हो ना तो उसको नाम से पुकारो। वो आधा आपके लिए जान पेशावर करने को तैयार हो जाएगा, आधा बेहोश हो जाएगा। बोला आत्माराम। बोला करता क्या है? बोला उससे क्या लेना देना है? बोला कोई भी इंसान छोटे से छोटा काम करे, उसके काम की तारीफ करो, वो आपके लिए जान दे देगा। बोला दूध बेचकर। बोला ओके बाकी मैं अपने आप को दूंगा। और वो अंकल ने वो पूछा हुआ था और आते ही डायलॉग मारा, हेलो आत्माराम जी क्या हाल चाल है? मतलब आधा कि इतना बड़ा आदमी मेरा नाम जानता है, आधा बेहोश। बोला साहब आप कैसे जानते? बोला आपको कौन नहीं जानता, इतना बढ़िया दूध बेचते हो, पूरा काटो। वो जो लड़का था ना जो गाना गा रहा था, बाद में मैंने उससे भी पूछा, मैंने कहा उस दिन एक भी बादल नहीं था आसमान में, तू गाना क्यों गा रहा था? क्या आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है? बोला अंकल मैं तेरे को बचाने के लिए गाना गा रहा था। मैंने कहा क्या मतलब? बोला अंकल जब मैं चाय लेके ये चाय का बोलने गया था ना तो ये पीछे से एसटीडी पीसीओ में से फोन कर रहा था, ये फोन कर रहा था, और जब मैं आ रहा था तो वो कार वहां खड़ी थी। मैं
बोलता अंकल तेरे को ये फंसाएंगे, तो ये मेरे को चाय वाले सेठ को बोल के दुकान से भगवा देता। तो मैं तेरे को डायरेक्ट तो बोल नहीं पाया, मैं तेरे को इशारा किया कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है, वो आ रहा है, तेरा बाप वहां पे साइकिल लिए कार लिए खड़ा है, आके प्लान दिखाएगा तेरे को। मैंने कहा तेरे को क्या मालूम था प्लान दिखाएगा? बोला तेरे से पहले 4 को निकाल चुके थे, बोला 5वां था तू, और हमें पता था कि तुझे भी नहीं बख्शेंगे। बोला 5वां तू था कि तेरे को भी नहीं बख्शेंगे, इसलिए मैंने गाना गाया, बट अंदर तेरी किस्मत में लिखा हुआ था फंसना, तू फंस गया है। बोर्ड मेरे को उसका गाना समझ में नहीं आया, नहीं तो यार कहां होता दूध बेच रहा होता। छुड़वाने के लिए दुनिया 525 तरीके इस्तेमाल करेगी आपसे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, छोड़ दिया ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा, पकड़े रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब वो जो साहब थे कार में आए थे, मेरे को बोलते हैं चाय पीते पीते चाय की चुस्की ली, और चाय की चुस्की लेते ही आरसी वाले जो होते हैं ना, इनके साथ एक बड़ी बीमारी है साहब, ये किधर में किधर करके कान सही जगह आके पकड़ लेते हैं, इधर से पकड़े थे इधर से पकड़े, कान पूरा सही पकड़ लेते हैं। उन्होंने मेरे को बोला और सुनो आत्माराम क्या हाथ था, पहली बार में कोई खराब बोलता है क्या? पहली बार में कोई खराब बोलेगा? हर आदमी बोलता है बहुत बढ़िया, चाहे अभी बीवी से मार खा के आया फिर भी बोलेगा बहुत बढ़िया। मैंने बोला बहुत बढ़िया, तो उन्होंने बोला वो बोलने वाला या रियल वाला? जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला अपनी तो हवा निकली। मैंने कहा सर रियल वाला कहां होता है, वो तो ऐसे बोलने के लिए बोलने वाली हालत तो आप जानते हो दूध बेचने वाले की हालत कैसी होती है। बोले आप दूध शौक से बेच रहे हो या मजबूरी से बेच रहे हो? क्या बोलूं? मजबूरी। मैंने कहा सर मजबूरी से। तो बोले मजबूरी में दूध क्यों बेचते हो, कुछ और क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा और क्या करूं साहब, और क्या करूं, 9वीं क्लास से पढ़ा हूं। बोले आपका सपना क्या था? मैंने कहा मेरा सपना तो था सर डॉक्टर बनने का, और जैसे मैंने डॉक्टर बोला तो मेरी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे थे आप? मैंने कहा सर बहुत सारे पैसे कमाने थे। तो इसका मतलब सपना डॉक्टर बनना नहीं था, सपना था पैसे वाला बनना। मैंने कहा हाँ सही बात तो यही है। तो बोले वो तो अभी भी बन सकते हो आप। मैंने कहा सर 9वीं क्लास पढ़ा हुआ अभी थोड़ी बन सकता हूं। बोले बिल्कुल बन सकते हो, धीरू भाई अंबानी भी 9वीं क्लास में, वो भी 9वीं क्लास थे, वो बन गए तो आप क्यों नहीं बन सकते हो? मैंने कहा सर वो बन गए क्योंकि उनकी किस्मत अच्छी थी, मैं नहीं बन सकता क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा गलत। इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं ना, वो किस्मत से नहीं बने हैं, वो संगत से बने हैं। मैंने कहा मैं समझा नहीं, संगत कौन सी? वो सत्संग जो बाबा लोग करते हैं। बोले वो नहीं, संगत मतलब सानिध्य, उन अमीरों के साथ रह के या उन अमीरों के तरीके अपना के वो अमीर बने हैं जो पहले गरीब थे। मैंने कहा मतलब मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा कि धरती में जितने भी अमीर लोग हैं, और आज मैं आपको ये बात कह रहा हूं, आप घर जाके चेक करना, इस धरती में जितने भी अमीरों को आप जानते हो ना, उन्होंने एक आदमी को फॉलो किया है, उसका नाम है जे पॉल गेटी। जे पॉल गेटी जो दुनिया के पहले अरबपति बने थे। जे पॉल गेटी जब अरबपति बने और बाद में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, तो किसी पत्रकार ने उनसे वो वाशिंगटन पोस्ट के किसी पत्रकार ने उनसे इंटरव्यू लिया और पूछा मिस्टर गेटी अगर कोई आदमी आपके जैसा बनना चाहे तो क्या बन सकता है? उन्होंने कहा यस बिल्कुल बन सकता है। बोला कैसे बन सकता है? उन्होंने कहा बड़ा सिंपल तरीका है, इफ यू वांट टू बिकम रिच फाइंड समवन हु इज रिच एंड डू हिज डूइंग, वन डे यू विल बी रिच। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो, हिंदी में बता रहा हूं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले उस आदमी को ढूंढे जो अमीर है, और फिर वो करे जो वो कर रहा है, एक दिन आप भी अमीर बन जाएंगे। मेरे अपलाइन ने बोला अगर आपको अमीर बनना है तो आपको जे पॉल गेटी के फार्मूले को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सारे अमीर उसको फॉलो करके बने, आप भी उस फार्मूले को फॉलो करोगे तो बन जाओगे। मैंने कहा सर बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन ये फार्मूला आम आदमी पे लागू नहीं हो सकता है। बोले कैसे? मैंने कहा जे पॉल गेटी ने कहा है इफ यू वांट टू बिकम रिच फाइंड समवन हु इज रिच एंड डू हिज डूइंग, वन डे यू विल बी रिच। यानी अगर आपको अमीर बनना है तो पहले उस आदमी को ढूंढो जो अमीर है। कहां से लाऊं अमीर आदमी को? कैसे ढूंढूं? कैसे ढूंढूं किसी अमीर आदमी को? मार्केट में तो बहुत सारे अमीर है। अच्छा मान लो कोई मिल गया तो वो अपना सीक्रेट मुझे बताएगा क्यों? वो बताएगा क्यों? उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, अगर आपकी इच्छा हो ना तो सीक्रेट बताने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे।
पहली चीज बताओ, इच्छा है क्या? मैंने कहा मतलब हर आदमी की इच्छा है? बोले हर आदमी की इच्छा नहीं है। आपको साइकिल चलानी आती है? यहां पे साइकिल चलानी आती है सब लोगों को? जी जी। कैसे सीखे? क्या चीज? नहीं, किसी साइकिल चलाने वाले से सीखे या सीधे साइकिल के पास गए और सीख गए? किसी ने साइकिल चलाना सिखाया। बाइक चलानी आती है? जिससे सीखे उसको चलानी आती थी तब सीखे, ऐसे ही सीख गए। उसको पहले कार चलानी आती है? किससे सीखे? जिसको कार चलानी आती थी। रेलगाड़ी चलानी आती है इधर किसी को? क्यों? नहीं, किस्मत खराब है इसलिए नहीं चलानी आती ना, या सीखे नहीं इसलिए नहीं आती? हवाई जहाज उड़ाना आता है मतलब किस्मत खराब है, या सीखे नहीं? अच्छा, आप में से बहुत सारे साथियों को कार चलानी नहीं आती है मतलब उनकी किस्मत खराब है। क्यों नहीं आती है? तो गरीबी में किस्मत खराब कहां से होगी? गरीब इसलिए है क्योंकि अमीर बनना सीखे नहीं। गरीब इसलिए तो है ना कि अमीर बनना सीखे नहीं। जिससे साइकिल चलाना सीखे तो साइकिल चलाने वाले के पास गए तो उसने साइकिल चलाना सिखा दिया, बाइक चलाने वाले के पास गए तो बाइक चलाना सिखा दिया, कार चलाने वाले के पास गए तो कार चलाना सिखा दिया, रेलगाड़ी चलाने के पास नहीं गए तो रेलगाड़ी चलाना नहीं सीखे, हवाई जहाज उड़ाने वाले के पास नहीं गए तो हवाई जहाज उड़ाना नहीं सीखे, उसी तरह किसी अमीर आदमी के पास नहीं गए तो अमीर बनना नहीं सीखे। आज तक हमने जो कुछ भी सीखा है वो कहां से सीखा है? सबसे पहले शिक्षक मां बाप होते हैं, अमीर है क्या? उसके बाद दोस्त रिश्तेदार होते हैं, अमीर है क्या? उसके बाद गुरुजी मैडम जी होते हैं, अमीर है क्या? उसके बाद लेक्चरर और वो प्रिंसिपल और प्रोफेसर होते हैं, अमीर है क्या? तो आपने जिनसे सीखा वो अमीर नहीं है तो आप अमीर नहीं हो भाई, बात खत्म। अगर आज हम गरीब हैं तो किस्मत की वजह से नहीं है, हम इसलिए हैं क्योंकि हमने किसी अमीर आदमी से अमीर बनना सीखा नहीं है। और जो आज हम हैं वो उन लोगों से सीख कर है जो हमारे जैसे हैं। यस और नो? अगर आज हम आम आदमी हैं तो आम आदमियों के जैसे हैं क्योंकि हमने आम आदमियों से आम आदमी बनना सीखा है। यस और नो? जो हमने सीखा है वो हम बन गए, और जो बनना चाहते हैं अगर उसको सीखेंगे तो वो बन जाएंगे जो बनना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है हमने अमीरी के मामले में किस्मत को रोड़ा बना दिया है। बोला कि किस्मत खराब है इसलिए अमीर नहीं हो रहे। किस्मत खराब नहीं है, एक्चुअल में हमारी संगत सही नहीं है इसलिए हम गरीब हैं। संगत को अगर हम अमीरों वाली बना देंगे तो अमीर बन जाएंगे। और मेरे अपलाइन ने बोला धीरूभाई अंबानी हमारे देश में इसका जीता जागता उदाहरण है। मैंने मेरे अपलाइन को बोला, जब उन्होंने बोला मैंने कहा मेरे को प्रूफ दीजिए, मेरे को आप साबित करिए कि संगत बदल के जीवन बदल सकता है। और तब उन्होंने मेरे को धीरूभाई अंबानी के बारे में बताया। बाद में मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी तो उसमें भी मैंने देखा धीरूभाई अंबानी कहते हैं कि एक अरब देश में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, मान लेते हैं दुबई में पेट्रोल भरते थे, 100 दिरहम उनको उस समय मिलते थे, अपन मान लेते हैं 100 रुपए मिलते थे। 100 रुपए में पेट्रोल पंप भरते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि यार मेरे पेट्रोल पंप पे बहुत सारी कारें आती है, दोपहर में आती है, एक साथ कारों का हजूम आता है, बहुत सारी कारों में पेट्रोल भरवाती है और वो कारें बाद में जाके एक रोड के दूसरी साइड में होटल है वहां जाके खड़ी हो जाती है। उन्होंने एक दिन जाके क्यूरियोसिटी पैदा हो गई, जिज्ञासा पैदा हो गई, जाके पूछा कि भाई इतनी सारी कारें यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है, यहाँ चक्कर क्या है? तो एक दरबार खड़ा था, उसने बोला भाई ऊपर 5 स्टार होटल है हमारा, इसके चौथी मंजिल पे एक रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट में ये सारे शहर के बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, ये दोपहर में लंच टाइम होता है तो ये यहाँ पे चाय पीने के लिए आ जाते हैं, 1-1.5 घंटा गप्पे मारते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। धीरूभाई अंबानी इंडिया से गए थे विदेश में अमीर बनने के लिए। अचानक दिमाग में आइडिया आया कि यार ये अच्छा मौका है, अगर ये अमीर लोग यहाँ बैठ रहे हैं मैं इनके बीच बैठूंगा तो अमीर बन जाऊंगा, क्योंकि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरूंगा तो वहां तो कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, लेकिन ये अमीर लोगों के बीच में बैठूंगा तो मैं इनकी शिक्षा लेके अमीर बन जाऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई हमें चाय अकेला अमीर आदमी पी सकता है या कोई भी पी सकता है, मतलब कार वाला ही पी सकता है या कोई भी पी सकता है? बोले कोई भी पी सकता है, यहाँ क्या दिक्कत है, 2 रुपए दो चाय की बात खत्म। जैसे 2 रुपए बोला समस्या आ गई। क्यों? पेट्रोल पंप के पास में एक ठेला था जिसमें चाय 25 पैसे में मिल रही है और सामने 5 स्टार होटल में 2 रुपए की मिल रही है। समझदार आदमी को चाय किधर पीनी चाहिए थी? 25 पैसे। आप होते तो किधर पीते? अगर आप होते तो चाय किधर पीते? जोर से बताओ। 25 पैसे वाले है जी? 25 पैसे वाले हाथ खड़ा करो। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। 25 पैसे। सस्ती करो। अच्छा, जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं वो उनका क्या मानूं? वो 2 रुपए वाले पीते। सुनो 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 सुनो,
थैंक यू। 2 रुपए वाली महीने में 25 दिन पियो तो कितने रुपए की पड़ती है? आपकी 100 रुपए की दिहाड़ी हो और 50 रुपए की चाय पियो, दारू तो पी सकता है आदमी 100 रुपए की दिहाड़ी करके 50 रुपए की, कम वक्त चाय नहीं पिएगा 100 रुपए की दिहाड़ी करके 50 रुपए। यस और नो? धीरू भाई अंबानी बड़े कंफ्यूज हो गए। अगर मैं 25 पैसे की चाय पीता हूं तो पैसे तो बच जाएंगे, बट जिंदगी वही रहेगी जो चल रही है, यानी नौकरी पेट्रोल पंप ही करते रहेंगे, कमाई 100 रुपए रहेगी और कहलाएंगे नौकर। अगर 2 रुपए वाली चाय पीता हूं तो भी जिंदगी पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने वाली रहेगी, लेकिन एक चांस है कि गोरे के साथ काला बैठेगा, रंग नहीं तो बुद्धि जरूर आ सकती है। क्या पता यहां से कुछ आइडिया मिल जाए, कुछ अक्ल मिल जाए और अपन भी बिजनेसमैन बन जाए। 50% कमाई सिर्फ इस बात पे रिस्क लेके खर्च कर देना विदाउट एनी श्योरिटी, अरबों में एक आधा कर सकता है, हर आदमी नहीं कर सकता है जो धीरू भाई अंबानी ने किया। पहली चीज, वो एक स्कैम 99 देखी थी क्या आप लोगों ने? हर्षद मेहता वाली मूवी। वो कहता है रिस्क है तो इश्क है। यस और नो? इस दुनिया में 99.999% लोग रिस्क ले ही नहीं सकते, ले ही नहीं सकते, और इसीलिए 99.999% लोग कभी अमीर हो ही नहीं सकते। धीरू भाई अंबानी ने रिस्क लिया, 2 साल लगातार उधर चाय पी। मजे की बात यह है, पहले दिन वो पूछ के अगले दिन चाय पीने गए, लोगों ने बोला होगा बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। पेट्रोल में 6 लड़के और थे साथ में, उन्होंने क्या बोला होगा? शाबाश अंबानी, तू कुछ करेगा, हमें तेरे पे भरोसा है, यही बोला होगा ना? नहीं बोला। उन्होंने दोपहर में चाय का टाइम हुआ, 5 गए ठेले पे, बोला रहे अंबानी किधर है? तो रविंद्र जी जैसे किसी ने बोला, वो तो कल कह रहा था उधर 5 स्टार में चाय पिएंगे ना तो अमीर बन जाएंगे, उधर चलते हैं। बोला है चाय कितने की मिलती है? बोला 2 रुपए की। बोला दिमाग खराब है, वो 2 रुपए की चाय पिएगा? बोला हाँ, महीने में कितने दिन पिएगा? 25 दिन। कितने रुपए की पिएगा? 50 रुपए की। कमाएगा कितने? 100 रुपए। 100 में से 50 चाय में उड़ाएगा? बोला हाँ, इसलिए बोला अमीर बनने के लिए। अरे वाह, बड़ा दिमाग खराब हुआ उसका। अब वो आ रहे हैं तो सारे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बोला देखो देखो करोड़पति आ रहा है, साइड दे देना भाई, करोड़पति आ रहा है। जैसे आरसीएम ज्वाइन करते ही आप प्लान दिखाने जाते हो, थोड़े दिन बाद कैसे होता है, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं ना। मेरा भी मजाक उड़ाया था। एक बात याद रखना, जिस काम में आपका मजाक उड़ाया जा रहा है ना, उसी काम में आपका नाम बन सकता है। जहां मजाक नहीं उड़ेगा वहां नाम नहीं उड़ेगा, याद रखिएगा। नौकरी लग जाती हो, मिठाई बढ़ती है, यस और नो? अमीरी आती है क्या? दुकान खोलते हो, मिठाई बढ़ती है, अमीरी आती है क्या? आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करते हो, मजाक उड़ता है, यस और नो? मजाक उड़ता है तो अमीरी आएगी, क्योंकि मेरे अपलाइन ने मिस्टर मुकेश कुमारी को एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं दुनिया से हटके जब भी कुछ अलग करोगे दुनिया हंसेगी। नोट करना इस लाइन को, दुनिया से हटके जब भी कुछ अलग करोगे दुनिया आप पे हंसेगी, लेकिन दुनिया मानेगी भी तब जब दुनिया से हटके कुछ अलग करोगे। तो आए, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। अगले दिन फिर धीरू भाई अंबानी दोपहर को किधर मिलेंगे? अभी 1:30 बजा, पेट्रोल पंप पे टी टाइम हुआ, धीरू भाई अंबानी तो छपा रोड की एक बार और जाके 5 स्टार होटल में घुस गए। पीछे भूकंप आ गया, बोला आज फिर चला गया? बोला हाँ आने दो। आया तो सबने घेर लिया और समझा रहे हैं तेरा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो गया, तुम बर्बाद हो जाएगा, तू इंडिया से पैसे कमाने आया था, तुम पागल हो गया, तेरे घर वाले क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अगले दिन तो नहीं जाना चाहिए था धीरू भाई अंबानी को, तीसरे दिन भी बोलो धीरे से 5 स्टार होटल में। तो तीसरे दिन पेट्रोल पंप का मालिक भी आ गया समझाने के लिए, बोले बेटा तेरे बाल दूध में सफेद हुए, मैं पूरी जिंदगी में एक पेट्रोल पंप खोल पाया, वो भी 3 पार्टनर मिला के। ऐसे अमीर बनता तो मैं इसी दुबई में रहता हूं, मैं अब तक रॉयल्स रॉयल्स ले आता। उसने कहा अंकल बात तो आप सही कह रहे हो, बट आपने उधर चाय पी कभी? उनके साथ बैठे? बोले नहीं बैठे। तो बोले आप नहीं ला सकते रॉयल्स रॉयल्स। आपको कोई बोलता है ये कंपनी तुमने ज्वाइन की है ना, अगर ऐसे अमीर बन गए तो सारे अमीर बन जाते, आप क्या बोलते हो? हाँ यार बात तो सही बोल रहे, सारे बन जाते। उससे सीधा सवाल पूछना, सारे ज्वाइन किए क्या? सारे ज्वाइन किए क्या? वो बोलेगा मेरे मामा के, चाचा के, फौसी के, फूफा के लड़के ने ज्वाइन किया था। बोला उसको प्लान लिखना आता है?
अभी जो आपको समझा रहा है ना, उसने ना तो प्लान देखा हुआ है, ना उसको प्लान दिखाना आता है, और आप उसकी शिक्षा ले लो। हिंदुस्तान में एक बड़ी बीमारी देखी है मैंने, उस आदमी से सलाह लेंगे जो पहले से फेल है। यार अगर फेल आदमी के पास सलाह होती तो वो अमीर बन जाता ना। मतलब आंख में बीमारी आ गई और जा रहे हैं पान वाले की दुकान पे, जाके बोला आंख खराब होगी, क्या करूं? वो बोलेगा चूना डाल दे। चूना कड़ी वाला चूना आता है ना, वो डालने ठीक हो जाएगी। यस और नो? डॉक्टर के पास जाते हो तो वो कहता है जलन नहीं लगनी चाहिए। हम सलाह गलत आदमियों से लेते हैं। लेकिन धीरूभाई अंबानी ने वो मालिक की भी नहीं सुनी। बोला सेठ जी आपको नहीं समझ में आता मत पियो, मेरे को समझ में आ रहा है, मैं मेरे पीछे की पी रहा हूं, आपको तकलीफ क्या है? थोड़े दिन तक समझाया, उसके बाद एक बात समझ में आगे नहीं मानेगा। दुनिया, एक चीज बताऊं आपको, आज दुनिया में जब तक आपका विश्वास कमजोर होता है ना, तब तक दुनिया आपको समझाती है। जिस दिन आपका विश्वास मजबूत हो जाता है ना, दुनिया को आपसे कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा 2, 4, 5, 10 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपको समझाएंगे, उसके बाद में वो आपका पीछा छोड़ देंगे। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। अब धीरूभाई अंबानी जाते रहे 2 साल बाद किसी सेठ की नजर उन पे पड़ी। बोला सेठ जी आप रोज इधर आके बैठ जाते हो, आपका किस चीज का बिजनेस है? बोला सर वो बाहर पेट्रोल पंप सामने। बोला अच्छा वो पेट्रोल पंप है क्या आपका? बोला नहीं पंप नहीं है मेरा, मैं तो उधर नौकरी करता हूँ 100 रुपए में। बोला नौकरी कर रहे हो, चाय इधर पी रहे हो, उधर चाय नहीं मिलती है क्या? बोला सर वहां पे चाय तो मिलती है, ठेले पे मिलती है। कितने पैसे में मिलती है? बोला 25 पैसे में। इधर कितने में मिलती है? बोला 2 रुपए में। बोला 25 पैसे में चाय मिलती है, तुम 100 रुपया उधर कमा रहे हो, 2 रुपए इधर लगा रहे हो। बोला सर उधर 25 पैसे में सस्ती चाय में माहौल भी सस्ता मिलता है, मुझे अमीर बनना है, वहां अमीरी का माहौल नहीं मिलता है, यहां माहौल अमीरी का मिलता है, इसलिए मैं 2 रुपए की चाय आप अभी बहुत सारे लोग इधर 150 रुपए नहीं लगा के आए, या तो उनके अप्लाई में लगाए होंगे या वो आए नहीं होंगे। बोला 150 रुपए लग जाएंगे, 150 रुपए बचाएंगे। एक बात याद रखना, आपको 150 रुपए में अगर एक शब्द समझ में आ जाए ना, एक शब्द, तो आपके 150 वसूल होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है। मालूम है क्यों नहीं आता है समझ में? क्योंकि आज तक उनको यह समझाया ही नहीं गया है कि इन्वेस्ट किधर करना है। रविंद्र जी, आदमी को मुर्गे पे भरोसा है, वो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। बकरे पे भरोसा है, लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जमीन पे भरोसा है कि इसकी कीमत बढ़ेगी, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। गाय पे भरोसा है कि उसकी कीमत बढ़ेगी, उस पर भरोसा कर रहे हैं। सोने पे भरोसा है, उसकी कीमत बढ़ेगी, उसका भरोसा कर रहे हैं, वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में, शेयर में, SIP में, FD में इन्वेस्ट कर रहे हैं, भरोसा है उधर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उधर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज से आपकी वैल्यू बढ़ेगी वो है खुद का दिमाग, उस पर कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे। मैं मेरी जिंदगी की सारी कमाई अगर जमा करवा देता ना और उस पर 5 रुपए सैकड़ा ब्याज लगा देता, 5 रुपए सैकड़ा मतलब 60% CAGR, 60% CAGR लगा देता पिछले 20 साल का, तो भी मेरे पास उतना पैसा नहीं होता जितना पैसा RSM से मैं आज तक कमा चुका हूं। इवन उसका 10% भी नहीं होता जो आज तक मैं कमा चुका हूं। मजे की बात यह है, अगर वो सारा पैसा मैंने जमा करवा दिया होता तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाता, मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाते, और भूख से मर जाते तो ना तो 60% CAGR होता, ना पैसा होता, यानी ना नौमण तेल होता, ना राधा नाचती, ना बांस होता, ना बांसुरी होती, ना आत्माराम होता, ना CAGR होती। लेकिन आत्माराम ने इधर इन्वेस्ट किया। मेरी बीवी ने एक दिन मेरे को बोला सब्जी लेके आना, और बेचारी ने पैसे दिए। गरीब आदमी की फटी होती है, पैसे नहीं होते उसके पास। उसकी बीवी को सबसे ज्यादा मालूम होता है कि ये फटीचर शाम को आके बोलेगा पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे, इसलिए सब्जी नहीं लाया, इससे अच्छा घर से लेके मिर्चा ले लो। उसने मेरे को 100 रुपए दिए, बोला शाम को आते हुए सब्जी ले आना, और बच्ची के लिए कुछ, मेरी बेटी थी छोटी, उसके लिए बोला कुछ बिस्किट ले आना, तो 50 रुपए की सब्जी, 50 रुपए का दूध, वो जो भी मतलब बिस्किट ले आना। मैंने कहा ओके। पौंदीप जी सच बता रहा हूं, मैं दूध निपटा के, मेरे काम को निपटा के, मैं ऐसे जा रहा था, नीलम पेस्टिसाइड एक जगह दुकान होती थी जिसपे इंदिराज सर के पास में पिकअप सेंटर होता था, आरक्षण का ADC होती थी उस समय, उसके ऊपर महावीर साठ मिल गए मेरे को।
विक्टर मोटरसाइकिल पे। मेरे को बोलते अरे इधर मुझे बहुत अच्छी चीज बता दी। मैंने कहा क्या? बोला भाई साहब आए दिल्ली से, अमेरिका से टेप लेके आए, 500 रुपए की है। और ये 500 रुपए की टेप है, और ये एक ही है बिजनेस स्कूल नेटवर्क मार्केटिंग के 8 फायदे, वो रॉबर्ट कियोसाकी की टेप, ऑडियो टेप। बोले टेप है 500 रुपए की है, फटाक से कॉपी करवा के ला सकता है तो 10 मिनट में ले आ, 50 रुपए में कॉपी हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? अपनी जेब में तो बीवी के दिए हुए 100 रुपए है, क्या करूं? समझदार आदमी बोलता कोई बात नहीं भाई, आज पैसे नहीं है, कल होगी तो करवाएगी, नहीं तो छोड़ देगी। मैं बोला जल्दी दे। मैं गया, कॉपी करवाई, 50 रुपए दिए, ओरिजिनल टेप बाबूजी को लाके दिया, कॉपी जेब में डाला। वो बेटी के लिए कुछ बिस्किट लेने थे, वो लिए और घर चला गया। घर जाती बीवी कहती है सब्जी लाए? मैंने कहा नहीं, सब्जी नहीं लाए, पैसे मैंने दिए थे। मैंने कहा मैं टेप ले आया। बोली भाड़ में जाए तुम्हारी टेप, बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मैंने कहा बच्चों को टेप खिला दे, पहले मैं सुन लेता हूं फिर खिला दे। अरे तू कुछ भी खिला दे यार, ये टेप में सुनूंगा, मेरे भेजे में कुछ जाएगा, फिर जाके मैं किसी को प्लान दिखाऊंगा, मैं धंधा करूंगा, उस धंधे से मेरे को लाखों रुपए आएगा। साला बच्चों को रोज तू सोना खिलाएगी तो भी पैसा कम नहीं होगा। ये सोच होती है ना, पहले ये सोच में इन्वेस्टमेंट होता है, और जब ये सोच में इन्वेस्टमेंट होता है तब आदमी अमीर बनता है। यस और नो? तो मैंने ऐसा रोज किया है, एक दिन नहीं किया, मैंने सैकड़ों बार किया है। बीवी का मंगलसूत्र गिरवी रख के बिलासपुर गया था। क्या रख के गया था? आप में से कितने रखे हैं उधर मीटिंग में? मैं बीवी का मंगलसूत्र गिरवी रख के गया था। आप 150 रुपए देके मेरे को इसलिए नहीं सुन आए हो कि मेरा रंग गोरा है, आप 150 देके इसलिए आए हो क्योंकि मैं बीवी का मंगलसूत्र रख के भी इस बिजनेस को बिल्ड किया, इसलिए आप 2 साल बाद शेख की नजर धीरूभाई अंबानी में पड़ी। उसने बोला इधर क्या कर रहा है, नौकरी क्यों कर रहे हैं? बोला बम्बई में जाके बेच, मसाले पैक करके बेच। लोग मसाला पीस के नहीं खाते, घर में पीसते हैं, पिसा हुआ मसाला मिलेगा। बम्बई के लोगों के पास टाइम नहीं है। और धीरूभाई अंबानी ने सेठ जी को बोला हिसाब करो, अपन चले अमीर बनने। इंडिया आए, मसाले पीस के शुरू कर दिए, पैकेटों में डाल दें, हल्दी मिर्ची धनिया वगैरह वगैरह, मसाला फैक्ट्री लगाई। उसके बाद में मसाला फैक्ट्री बढ़िया चली, हम लगाते तो क्या करते? बोला जी चक्की बढ़िया चल गई, अब आराम से चौड़े होके बैठ जाओ, 2-3 लड़के रख दो, लड़के चक्की चलाएंगे, अपन बैठ के नोट गिनेंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन धीरूभाई अंबानी की सोच अग्रेसिव थी। जैसे ही चक्की बढ़िया चली, फ्लाइट पकड़ी, फिर दुबई गए, जाके बोला सेठ साहब चक्की तो बढ़िया चल गई, अब क्या करूं? बोला हिंदुस्तान से कॉटन लेके जापान भेजा जाता है, और जापान से धागा बन के कपड़ा बन के इंडिया आता है, तुम कॉटन से धागा बनाना शुरू करो। इंडिया में जापान से मशीन ले, वो जापान से मशीन लिए, धागा बनाना शुरू किया। फिर गए, बोले अब क्या करूं, धागा बढ़िया बिक रहा है। बोले तो धागा बिकना शुरू हो गया तो धागा क्यों बेच रहे हैं? कपड़े वाली मशीन लिया, कपड़ा ही बना ले। धागा बनाता है, जापान भेजता है, फिर कपड़ा वापस आता है, इंडिया में कपड़ा बना ले। तो फिर कपड़े की मशीन लगा दी, ओनली विमल के नाम से, बाद में वो बड़ी। उसके बाद में बोले अब बढ़िया हो गया, अब क्या करूं? बोला वो खाड़ी देशों से तेल आता है, कच्चा तेल आता है, गुजरात में उतरता है, पोर्ट में उतरता है, कांडला बंदरगाह पे उतरता है। उसके बाद में वो सिंगापुर जाता है, वहां से रिफाइन होकर इंडिया आता है। तो गुजरात में एक रिफाइनरी लगा दे, तो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में लगा दी। इस तरह करके धीरूभाई अंबानी उस संगत में गए, इसलिए वो अमीर हो गए। मेरे अपलाइन ने बोला अगर आपको भी अमीर होना है तो किसी अमीर आदमी की संगत करनी होगी। मैंने कहा धीरूभाई अंबानी के सामने तो 5 स्टार था चावला जी, मेरे सामने कोई 5 स्टार नहीं है, रेत का टीला है मेरे घर के आगे, किधर जाऊं? धीरूभाई अंबानी के सामने तो 5 स्टार था, मेरे घर के आगे नहीं है। और मार्केट में जितने भी स्टार वाले हैं ना, वो मेरे पीछे मक्खियां देख के मेरे को दूर से नाम बोल देते, बोले दूर रहे, मैं किधर जाऊं? आपके पास कोई है क्या ऐसा बंदा? बोले हाँ है। क्या बात है, आंखों में चमक आ गई, आपके पास है? कितना अमीर है सर? कितना अमीर है? बोले 10,000 करोड़ का मालिक है। 10,000 करोड़ का मालिक है? बोले हाँ। मेरे को बताएगा अमीर बनना? बोले हाँ। कितनी कीमत चुकानी होगी? धीरे से की चुका के बोलती है 1260। पीछे नहीं छोड़ रही है। ये किट? बोले हाँ। इसमें से 10,000 करोड़ कमाने वाला मेरे को सिखाएगा? बोले हाँ। क्या नाम है? बोले भारतीय छाबड़ा। किधर रहता है? बोले गिलोड़ा। तो मेरे को गिलोड़ा जाना होगा? बोले नहीं, गिलोड़ा नहीं जाना होगा, वो वहां से बताएंगे, फिर वो बताएगा राजाराम जी के पास आएगा, फिर राजाराम जी से मेरे पास आएगा, मेरे से आपके पास आ जाएगा। अच्छा फिर बोले फिर अपन वैसे करेंगे जैसे वो बताएंगे। तो फिर बोले जैसे वो बने वैसे 10,000 करोड़ के मालिक अपन बन जाएंगे। मैंने कहा तो हो जाएगी? बोले हो जाओ।
चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। दे दिया लेकिन वो भी 1260 नहीं था। 3 दोस्तों से झूठ बोल के उधार लिया, 1260 दिया, ज्वाइन किया, घर गया। घर जाते बीवी ने मेरा मजाक उड़ाया सबसे पहले। बोले 9वीं क्लास तक पढ़े हो, आता जाता कुछ है नहीं, ये नहीं वो नहीं, उसने खूब मजाक उड़ाया। उसके बाद में एक दोस्त को प्लान दिखाने गया, अंकल थे, दोस्त ज्यादा थे, अंकल कम थे, उनको प्लान दिखाने गया। उन्होंने जाते मेरे को इतना अच्छे से समझाया, बोले बेटा अगर इतना बड़ा आदमी और अगर वो अमीर बना सकता होता तो तेरे को क्या लगता है भिलवाड़ा में कोई गरीब नहीं है? तो सही है, भिलवाड़ा वालों को नहीं बना सकता था, उनका बना सकता था। बोले भिलवाड़ा वाले समझदार है, उल्लू बड़े नहीं, तू बढ़ गया। आधा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। सोच के गया था 300-400 लोगों को ज्वाइन करवा दूंगा, पहले ने 50% हवा निकाल दी, जैसे आपकी भी निकाल देंगे बहुत सारे। आप जाते किसी से मिलोगे, वो बोलेंगे अच्छा मीटिंग में गया था, बोला हाथ भरा आया था, बोला कल बात करेंगे। इतना ही बोलने की जरूरत है, आपका 50% मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। दूसरे के पास गया, उसको जाके बताया, बोला तेरे को मालूम है ये कपड़ा कंपनी क्यों बेच रही है? मैंने कहा क्यों बेच रही है, मालूम नहीं है। अमीर बनाने के लिए। बोला अमीर बनाने के लिए नहीं, ये कटपीस बिके नहीं है, इनको निपटा रहे पैकेट में पैक करके, हम जानते हैं फेल हो गई ये कंपनी। अच्छा, अब तीसरे के पास जाऊंगा, प्लान दिखाऊंगा। तीसरे के पास गया, वो बोलता है कैसे है? नहीं ऐसे ही है, ऐसे प्लान ही नहीं दिखा। घर आके आरसीएम छोड़ के शांति से बैठ गया, लेकिन बेचारा मेरा दोस्त मेरे पीछे पड़ा रहा। 6 महीने तक वो मेरे को मीटिंग में बुलाता रहा। सर मैं सच बता रहा हूं, मैं हर महीने उसको गोली देकर टरकाता रहा, मैं मीटिंग में नहीं गया। 6 महीने बाद एक दिन वो घर में आया, धक्के से मेरे को किडनैप किया, उठाया और बीसी सर के ही एक सेमिनार में लेके चला गया। उस सेमिनार में गया तो बैटरी फिर चार्ज हो गई कि हाँ यार अपन गलत है, धंधा तो बढ़िया है, और फिर स्टार्ट हो गए। और जिस दिन वो बड़ा प्रोग्राम देखा स्टार्ट हुआ, उसके बाद में मैं कभी रुका नहीं। फिर चाहे बीवी नाराज होए, चाहे भैया नाराज होए, चाहे पड़ोसी नाराज होए, चाहे दोस्त नाराज होए, अपन ने जाते ही एक ही काम शुरू कर दिया। अपलाइन से पूछ के गया था करना क्या होगा, अपलाइन ने बोला प्लान दिखाना होगा। मैंने कहा वो किस चिड़िया का नाम है, जल्दी बता। तो उसने वो प्लान दिखाया, कंपनी से कस्टमर वाला, जो अभी आपको इधर बताया होगा किसी ने, हाँ बताया था। अब घर गया, घर जाते बीवी कहती है कहां गए थे? वो कौन आदमी था? पकड़ के कहां लेके गया था? मैंने कहा वो दोस्त था, आरसीएम की मीटिंग में लेके गया। बोली ये नाम सुना सुना हुआ लग रहा है। मैंने कहा हाँ वही है, तो कपड़ा लेके गया था। बोली फिर फंस गए आप उनके चक्कर में, चंगा वाला छोड़ा हुआ था। मैंने कहा फंसे नहीं है, बच जाएंगे, इधर तेरे को प्लान दिखाता हूं। और अब उसको मैं प्लान दिखा रहा हूं, ये कंपनी, ये कस्टमर, ये पहला सी, ये कंपनी, ये दूसरा सी कस्टमर, यानी आप बीच में कुछ बिचौलिए, 50 का माल कंपनी से चला, आपके पास 100 में पहुंचा, 50 बिचौलिए ले गया। आरसीएम ने नया कुछ नहीं किया, इन बिचौलियों को बीच से हटाया, आपको अपने साथ मिलाया, बीच का 50 आपको दे दिया। समझ में आया? बोली क्या सीसी लगा रखा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा दूसरी बार बैठ जा, कोई पेट्रोल थोड़ी बेच रहा है अपना, बैठ जा। दूसरी बार बैठाया, मैंने कहा ये पहला सी है कंपनी, ये दूसरा सी कस्टमर, यानी आप बीच में कुछ बिचौलिए, 50 का माल कंपनी से चला, आपके पास 100 में पहुंचा, 50 बिचौलिए ले गया। आरसीएम ने नया कुछ नहीं किया, इनको बीच से हटाया, आपको अपने साथ मिलाया, बीच का 50 दे दिया। समझ में आया? बोले नहीं समझ में आया। मैंने कहा तीसरी बार बैठे, तीसरी बार बैठाया, मैंने कहा पहला सी ये कंपनी है, दूसरा सी कस्टमर, यानी आप बीच में कुछ बिचौलिए। अब प्लान इतना ही दिखाया होता, अपलाइन का तो इतना ही याद रहेगा ना पहली बार आदमी को। दूसरा सी कस्टमर, यानी आप बीच में कुछ बिचौलिए, 50 का माल कंपनी से चला, आपके पास 100 में पहुंचा, 50 बिचौलिए ले गया। आरसीएम ने नया कुछ नहीं किया, इन बिचौलियों को हटाया, आपको अपने साथ मिलाया, बीच का 50 आपको दे दिया। एक सिस्टम के तहत समझ में आया? बोले हाँ समझ में आ गया। आज 20 साल बाद मैं पूछता हूं मोदी जी प्लान समझ में आया था तेरे को? प्लान तो मैंने दिखाया नहीं था। बोले प्लान समझ में नहीं आया था, एक बात समझ में आ गई थी, जब तक हाँ नहीं बोलूंगी कबक छोड़ेगा नहीं। जब उसको समझ में आ गया तो अब कौन रह गया? फिर एक अंकल थे, उनको समझाने गया, उनको समझाया, 3 बार लगे, 4 बार एक ही चीज समझाई, सी टू सी, तो उनको ही समझ में आ गया। फिर एक भाई आया मेरे को समझाने, कजन ब्रदर, एमए किया हुआ, मेरे को बोलता है नो नॉलेज विदाउट नॉलेज। मैंने कहा इधर आ बैठ, तेरे को बताता हूं नॉलेज। उसको भी यही प्लान दिखाया, उसकी भी ज्वाइनिंग हो गई।
उसके बाद मेरे गांव में मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी, चौपाल में 4 आदमी बैठे होते और मैं अगर सोचता ना चलो यार गप्पे मार जाते हैं, थोड़ी देर चलते हैं, तो मेरे को देख के ऐसे गायब होते थे जैसे यहाँ कई सालों से आदमी का इतना कोई फायदा ही नहीं है। जिस गली से मैं जाता उस गली में कर्फ्यू लग जाता, बच्चा भी बाहर आता तो मां बोलती बेटा अंदर आ जा, आत्माराम आ रहे, C2C समझा देगा। और ये C2C के C2C के चक्कर में मेरे को 760 का चेक आ गया। मेरे को एक बात समझ में आ गई, जहां से 760 आ सकता है वहां से 76,000 और 7,60,000 की आ सकता है, लेकिन उसके बाद अगला चेक नहीं आया। मैं सोचा कंपनी डीडी भेजती है, खर्चा लगता होगा, बैंक वाले ने बताया था खर्चा लगता है, 3-4 इकट्ठे भेजे। 4 महीने तक नहीं आया तो पता करने गया कंपनी चल रही है कि बंद हो गई। तो राजाराम जी के पास गया, राजाराम जी विराज सर मेरे अप्लाई है, राजाराम जी के पास गया, राजाराम जी से जाके पूछा तो उन्होंने कहा कंपनी तो चल रही है। तो मैंने कहा मेरे को पैसे क्यों नहीं आ रहे? तो पता किया कंपनी से एक ही लाइक चल रही है, दूसरी चालू नहीं है। तो फिर वो लाइक स्ट्रक्चर सबने समझेगा, फिर चालू किया। लेकिन तकलीफ ये थी कभी चेक आ रहा है कभी नहीं आ रहे। 2 साल निकल गए दोस्तों। इन 2 सालों में मैंने बहुत सारी गलतियां की, आपसे चाहूंगा आप ना करें। इन 2 सालों में मैंने मेरे दिमाग का जम के इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे साथ एक बीमारी है, मैं अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता हूं। आपके पास नहीं होनी चाहिए शायद ये बीमारी। मैंने 2 साल वो सब किया जो मेरे दिल ने बोला, वो नहीं किया जो ऑफलाइन ने बोला और सिस्टम ने बोला। ऑफलाइन बोलते मीटिंग में जाओ, मेरे को लगता ये इनका आरसीएम के साथ साथ एक साइड बिजनेस है जिसमें ये 100 रुपया लेते हैं, हॉल का इतना लगा, कुर्सी का इतना लगा। हिंदुस्तानी आदमी कैलकुलेटर लेके बैठता है, वो बाहर पता कर लेते हैं पहले वेन्यू कितने का है, बोला 7 दिन बाद हम इवेंट करेंगे, मैं एक हॉल का पता कर लिया था, हॉल का कितना लगा, कुर्सी का कितना लगा, ये इधर साउंड वाउंड का कितना लगा, ये सब कितना लगा, अच्छा इतना बच गया, अच्छा ये इसलिए मीटिंग कर रहे हैं कि इतना बच जाए। वो कैलकुलेशन कर लिया। तो मैंने कहा मीटिंग में ये होता है। अच्छा टेप का मैंने पता कर लिया था, अब मीटिंग हो रही है, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी इसको आप YouTube पे चढ़ा दोगे। पहले क्या होती थी, ये टेप में आती थी तो 30 रुपए 50 रुपए का टेप होता था। मैंने कहा 1000 के बिके 50,000 आगे, खर्चा लगा है 5 रुपया, तो 5,000 खर्चा है, 45,000 की कमाई है। तो मीटिंग इनके लिए कमाई का धंधा है, टेप इनके लिए कमाई का धंधा है, बुक इनके लिए कमाई का धंधा है। अपने को ये धंधे में नहीं फंसने का। तो मैं ना तो टेप सुनता, ना किताबें पढ़ता, ना मीटिंग में जाता जाता, लेकिन आरसीएम बढ़िया करता था। परिणाम 2 साल में मैंने 11,000 रुपए आरसीएम से कमाए। कितने रुपए कमाए? आपको चाहिए तो यही आप करना जो मैंने किया, सिंपल रूल है। लेकिन इन 2 सालों में मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। इन 2 सालों में मेरा दूध का बिजनेस बंद हो गया, जोड़ा साहब नौकरी मेरी चल नहीं रही थी, खेत में कुछ हो नहीं रहा था। जो 1,00,000-1,25,00,000 रुपए का कर्जा उतारने के लिए दूध का बिजनेस शुरू किया था, वो कर्जा लगभग 3 लाख रुपए का हो गया था, 2.5 या 3 ऐसा कुछ, मतलब एग्जैक्ट फिर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 2005 में मेरे को याद है मैंने मेरे दोस्त को 3 लाख रुपए दिए थे। तो मेरे सिर पे 3 लाख रुपए का कर्जा हो गया। इतनी पुअर आर्थिक स्थिति थी दोस्तों कि कई बार ऐसा होता था कि सुबह खाना खाते थे ना, तो खाना गले से नीचे इसलिए नहीं जाता था कि ये डर होता था कि शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और शाम को खाते थे तो रात को इसलिए नींद नहीं आती थी कि डर होता था कि सुबह मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसी टाइम पे एक दिन मेरी बेटी रोती हुई मेरे स्कूल से आती है, मेरे घर में आती है, स्कूल मेरे घर के पास था, गवर्नमेंट स्कूल था, वहां से रोती हुई आती है, 3री क्लास में वो उस समय पढ़ती थी। वो रोती हुई आती है, मैंने कहा बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही है, तेरे को किसी ने मारा क्या? बोला नहीं पापा मारा नहीं, मेरे को स्कूल से निकाल दिया। मैंने कहा क्यों निकाल दिया, तू तो पढ़ाई में बहुत होशियार है। बोले पापा पढ़ाई के लिए नहीं निकाला है, मेरे टीचर कहते हैं कि सारे बच्चे ड्रेस पहन के आते हैं, तुम एकमात्र लड़की ऐसी हो स्कूल में जो बिना ड्रेस के आती हो, या तो तुम ड्रेस पहन के आओ नहीं तो स्कूल मत आना। तो मैंने कहा बेटा सही तो बोलते हैं, आपको ड्रेस पहन के जाना चाहिए। बोले पापा मैं ड्रेस पहन के कैसे जाऊं, मेरी ड्रेस पुरानी है, वो फट गई है। मम्मी को मैंने बोला नई ड्रेस के लिए, तो मम्मी कहती है तेरे पापा के पास पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे तब मंगवा देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा ला देंगे। बोलती है पापा जब तक ला के नहीं दोगे मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अब वो 8-9 साल की बच्ची वो रोने लग गई। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा कल ला दूंगा। बोलती है कल नहीं आज ही ला के दो। वो काफी ज्यादा रो रही है, क्योंकि बच्चों को तो आदत होती है उंगली पकड़ के हाथ पकड़ लेते हैं वो तो।
मैं सोचा यार कल लाऊंगा तो भी तेरी जेब में तो 300 नहीं है, आज लाऊंगा तो भी 300 नहीं है, लेनी उधार है तो फिर कल का चक्कर ही क्यों रखे, आज ही फिनिश कर। मैं बोला ठीक है मैं लाता हूं। मैं मोटरसाइकिल उठाया और जाने लगा। जैसे ही जाने लगा तो मेरी बीवी कहती है कहां से लोगे, पैसे है? मैंने कहा पैसे तो नहीं है लेकिन मैं उधार ले लूंगा। बोले देख लो। उसको मालूम था नहीं मिलेगी, उधार नहीं मिलेगा। मैं चला गया, मेरे को उम्मीद थी मेरा दोस्त मना नहीं करेगा। मैंने जाके दोस्त को बोला यार ऐसी ऐसी बात है, बेटी के लिए ऐसे ड्रेस लेके जानी थी, मेरे पास पैसे नहीं है, 300 रुपए उधार दे दे, तेरे लौटा दूंगा। तो बोलता है 35,000 रुपए पहले आपको कर्जा दे रखा है, 5 रुपया ब्याज भी आज तक आपने लौटाया नहीं, मूल लौटाना तो बहुत दूर की बात है। कभी आपके पास कोई बहाना होता है, कभी आपके पास कोई बहाना होता है, काम धंधा कुछ आप करते नहीं हो, आता जाता आपको कुछ है नहीं, झूठ बोल के बहाने बना के समस्याएं सुना के पैसे लेके जाते हो। काफी सारी बातें उसने उस दिन बताई, सारी मैं नहीं बता सकता। खैर उसने मेरे को पैसे नहीं दिए। एक और दोस्त के पास गया, उससे जाके मांगे, उसने भी वैसा ही जवाब दे दिया। तीसरे दोस्त के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। मन ही मन सोच रहा था हमारे बच्चे हमें भगवान मानते हैं, वे मानते कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए चांद और सितारे तोड़ के ला सकते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा बदनसीब बाप हूं जो अपनी बेटी के लिए जोड़ी कपड़ा नहीं ला सकता। इच्छा नहीं हो रही थी दोस्त घर जाने की। रात को देर से घर गया, 9, साढ़े 9, 10 बजे। सोचा बच्ची सो गई होगी, लेकिन जैसे ही घर में घुसा बच्ची दौड़ के सामने आती, आके बोलती है पापा मेरी ड्रेस कहाँ है। उस दिन मुंह से शब्दनी आंखों से आंसू निकल गए थे। हम कई बार लाइन में एक टैग लगा के रखते हैं कि हम संतोषी है, हम सुखी है, हमें क्या चाहिए, लेकिन हमारे उस संतोष की कीमत हमारे प्रियजन चुकाते हैं। एक बूढ़े माँ बाप जब जवान होते हैं, बच्चे को पैदा करते हैं, तो वो बोलते हैं मेरा लाल, मेरा काला, मेरा पीला, मेरा हरा, मेरा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा। और जब वही बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप का सही से इलाज नहीं करवा पाता है, सही से उनको रख नहीं पाता है, सोचो उनके दिल पे क्या बीती होगी। मेरे माँ बाप तो नहीं है, आपके तो है, क्या हम उनके सपने पूरे कर पा रहे हैं? एक लड़की 18-20 साल तक भगवान के व्रत और उपवास करती है, वो कभी भी भगवान से गाड़ी, घोड़ा, मोटर, कार, बंगला ये नहीं मांगती है। वो सिर्फ एक चीज मांगती है, हे भगवान ऐसा पति देना जो मेरे सारे सपने पूरे करे। क्या हम ऐसे पति हैं? अंदर से आवाज आई, जो आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता वो सपने क्या खाक पूरे करेगा? हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं ना, दोस्त कभी उनको धीरे से छुप के सुनना, वो बोलते हैं मेरे मम्मा पापा मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या हम ऐसे मम्मा पापा हैं जो कुछ भी कर सकते हैं? मेरे अंदर से आवाज आई, जो आदमी अपनी बेटी के लिए, लाडली बेटी के लिए एक जोड़ी कपड़ा नहीं ले जा सकता, चांद सितारे क्या तोड़ के खाक लाएगा? कुछ भी क्या खाक करेगा? उस दिन बहुत दुखी हुआ था दोस्त, उस दिन बहुत दुखी हुआ था, बहुत रोया था, पूरी रात भर रोया, समझ में नहीं आया क्या करें। इच्छा हुई थी मर जाऊं, लेकिन क्या मर के उनको कुछ दे सकता हूं? जवाब था नहीं। तो क्या करूं? 3 ऑप्शन थे मेरे सामने। पहला ऑप्शन था खेती करो, जिस खेती से मेरे पिताजी का इलाज नहीं करवा पाए, उस खेती से क्या मैं अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकता हूं? जवाब था जरूरतें ही पूरी नहीं होगी, सपने बहुत दूर की बात है। दूसरा काम था मैं दूध बेचूं। 6 साल दूध बेचा था दोस्त, और 6 साल दूध बेचने के बाद भी मुझे याद है वो 6 सालों में मेरी बीवी के लिए, मेरी बीवी सलवार सूट पहनती है, मैंने 6 सालों में कभी मेरी बीवी के लिए एक सलवार सूट भी नहीं लेके आया। मेरी एनिवर्सरी भी आई होगी, बर्थडे भी आए होंगे, होली भी आई होगी, दीपावली भी आई होगी, शादियां भी आई होगी, फंक्शन भी आए होंगे, मेरे घर में भी फंक्शन आए होंगे, मेरे ससुराल में भी फंक्शन आए होंगे। जिस दूध को बेच के मैं 6 साल में मेरी पत्नी को एक जोड़ी कपड़ा नहीं ला के दे सका, बच्चों के लिए कपड़ा नहीं ला सका, खुद की जरूरतें पूरी नहीं कर सका, सपने गए भाड़ में, क्या उस दूध को मैं बेचूं? क्या उस काम को करके मैं सपने पूरे कर सकता हूं? जवाब था नो। तीसरा ऑप्शन था आरसी बिजनेस। इसमें भी मैं कामयाब नहीं था, लेकिन मेरी आंखों के सामने बहुत सारे लोग थे जो लाखों रुपए महीना कमा रहे थे। अगर आरसी बिजनेस सही है और इसमें लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो फिर आत्माराम नहीं कमा रहे, उसमें गलती आत्माराम की है। अगर आत्माराम अपनी गलती को ठीक कर ले तो आत्माराम लाखों कमा सकता है। अगर दूसरे कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूं, यस और नो? और मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेरी गलती को ठीक करना है, और अगर मुझे मेरी गलती को ठीक करना है तो मुझे किसी एक्सपर्ट आदमी से जाके समझना पड़ेगा, किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, और किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा और एक्सपर्ट से जाके समझना होगा। और वो एक्सपर्ट थे मिस्टर राजाराम सारण। मैं उनके पास गया और जाके मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर
2 साल से आरसीएम कर रहा हूं, कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है, मेरी समस्याएं ऐसी है, मेरी प्रॉब्लम्स ऐसी है, मैं क्या करूं? राजाराम जी ने मुझे एक ही बात बोली है, समस्याएं हर आदमी की है। हर वो आदमी जो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है उसकी ये समस्या है। आपकी समस्या भी कोई नई समस्या नहीं है और ये समस्या खत्म हो सकती है। मैंने कहा मैं आरसीएम बिजनेस में अमीर बनना चाहता हूं, पैसे कमाना चाहता हूं, रॉयल्टी आना चाहता हूं, आ सकता हूं क्या? उन्होंने कहा वो तो 6 महीने का काम है। मैंने 6 महीने का? मैं 2 साल से लगा हुआ हूं। बोले तुम 2 साल से नहीं, तुम 200 साल लगे रहो तो भी रॉयल्टी नहीं आएगी अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो। अगर सिस्टम को फॉलो, मैंने कहा सिस्टम को फॉलो करूं तो बोले 6 महीने में आ जाएगी। मैंने कहा सर वो सिस्टम क्या है बता दो। और तब उन्होंने मेरे को 6 बेसिक बताए। मैंने वो 6 बेसिक को फॉलो किया, यानी 100% प्रोडक्ट यूज करना है, लोगों की लिस्ट बनानी है, लोगों को प्लान दिखाना है और लोगों को मीटिंग में लेके आना है। ये 6 बेसिक मेरे को उन्होंने बताए, मैंने वो 6 बेसिक फॉलो किए। दोस्तों ईमानदारी से बता रहा हूं, 5वें महीने का चेक था लीडरशिप का 11,000 रुपए का, 6ठे महीने का चेक था 4ठे महीने का चेक लीडरशिप का 11,000 का, 5वें महीने का चेक था रॉयल्टी का 26,000 का, 6ठे महीने का 8% रॉयल्टी, 7वें 8वें महीने 9वें महीने में 12 लाख का बिजनेस उस समय होता था। मैं स्टार पर डायरेक्ट हुआ और उससे 5-6 महीने बाद में मैं मार्च 2006 में एमरल्ड हो गया। मेरा चेक 1 लाख रुपए का था। पहले साल फरवरी का चेक, ध्यान से सुनिएगा, पहले साल फरवरी का चेक 1100 रुपए, मार्च का चेक 4300 रुपए, अगले साल मार्च का चेक 1 लाख रुपए, यानी 4,300 रुपए से 1 लाख रुपए एक साल में। इतनी बड़ी पावर आरसीएम बिजनेस में है, इतनी बड़ी इनकम आ सकती है बशर्ते सिस्टम को फॉलो किया जाए। आज इस बिजनेस से क्या क्या मिला मेरे को? टाइम फ्रीडम। आज मेरी टीम में 3 लाख लोग हैं पूरे भारत में। मान लेते हैं 90% लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, 10% लोग काम कर रहे हैं तो भी 30,000 लोग हैं। वो 30,000 लोग सुबह उठ के मंजन करते हैं ना, तो आत्माराम का लाखों रुपए का टर्नओवर हो जाता है। वो दोपहर को खाना खाते हैं तो लाखों रुपए का टर्नओवर हो जाता है, और रात को वो खाना खा के सोते हैं तो लाखों रुपए का टर्नओवर हो जाता है। और वो महीने भर ऐसा करते हैं, वो अपनी जरूरतें पूरी करती है, मेरा टर्नओवर करोड़ों का हो जाता है और मेरे को 2.5 लाख रुपए उससे इनकम आता है। आज मेरे पास टाइम फ्रीडम है। 30,000 लोग अगर 1 घंटा भी रोज आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करे तो मेरा काम 30,000 घंटे होता है। और दुनिया के एक सबसे बड़े अमीरों में से एक, हिंदुस्तान के इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति जी का यह कहना है, इस दुनिया में कोई भी इंसान अकेला काम करके कभी अमीर नहीं हो सकता है, क्योंकि अकेला काम करने के लिए सिर्फ 1,20,000 घंटे ही आदमी काम करता है। 8 घंटे रोज सप्ताह में, 5 दिन 40 साल जोड़ दो, 1,20,000 घंटे होते हैं। 1,20,000 घंटे काम करके आपका पर ओवर रेट कुछ भी हो तो भी अमीर नहीं बनोगे। आपको अमीर बनना है तो अदर पीपल माइंड, अदर पीपल टाइम और अदर पीपल मनी इस्तेमाल होना चाहिए आपके लिए। और आरसीएम बिजनेस एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जो आपको बिना पैसा लगाए, बिना दिमाग लगाए, बिना एक्स्ट्रा समय लगाए अदर पीपल मनी, अदर पीपल माइंड और अदर पीपल टाइम का इस्तेमाल करने का मौका देता है। 30,000 लोग अपना दिमाग लगा के इस बिजनेस को करते हैं जो फ्री में मेरे लिए हो रहा है। अदरवाइज मेरे को लाखों रुपए सैलरी देता ना तो भी 30,000 लोग मेरे लिए काम नहीं करते। यस और नो? 30,000 लोग अपना दिमाग लगा के काम करते हैं, अपना समय लगा के प्रोडक्ट यूज करते हैं और अपना पैसा लगा के प्रोडक्ट खरीदते हैं। अदर पीपल मनी, अदर पीपल माइंड, अदर पीपल टाइम मेरे लिए फ्री में इस्तेमाल होता है और परिणाम मेरे को 2.5 लाख आता है। मजे की बात यह है, जब 2.5 लाख मेरे को आता है तो 1 करोड़ मेरी टीम में जाता है। कितना जाता है? अभी मान लो मैं मर जाऊं तो क्या मेरी टीम वाले ये राजेंद्र जी वगैरह ये लोग आए हुए हैं, अशोक वगैरह आए हुए हैं, बलजीत वगैरह आए हुए हैं, ये लोग अभी साबुन से नहाना बंद कर देंगे आरसीएम की? चाय पीना बंद कर देंगे? अशोक भाई चेक कितने का आता है आपको? चेक कितने का आता है महीने? 45,000। राजेंद्र जी आपको कितने का आता है? 25,000 का। अभी मैं मर गया तो आरसीएम छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे? आप तो छोड़ दोगे। काहे के चलिए हो यार, पापा जी कर रहे तो चलिए को तो छोड़ देना चाहिए ना। ये कौन से चलिए हो तुम लोग? भाई ये नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे तो अगले महीने का टर्नओवर होगा या नहीं होगा? होगा। अगर टर्नओवर होगा तो 2.5 लाख रुपया मेरी बीवी को आएगा, आएगा या नहीं आएगा? लेकिन अगर मैं दूध बेच रहा होता और अभी 2.5 लाख कमा रहा होता और मेरा काम तमाम हो गया होता, अगले महीने 2.5 लाख आता? इतनी बड़ी सिक्योरिटी देता है ये बिजनेस। मेरी बेटी मिस्टर राजाराम साहब के घर की बहू है।
300 करोड़ की मालकिन है, क्योंकि इकलौता बेटा राजाराम जी का जो है वो मेरा दामाद है। 300 करोड़ की मालकिन है, जिसके लिए पहले कभी कपड़े के भी पैसे नहीं थे मेरे पास। अभी 1 महीने की इनकम 30-35 लाख रुपया है। सुनो 30-35 लाख रुपया है, आधे हिंदुस्तान की अपलाइन है अकेली। और अभी उसके 2 साल की नाती है, मेरी मतलब बेटी है 2 साल की। वो मेरे को बोली पापा मैं आऊंगी मार्च में। मैंने कहा ओके बेटा। बोली पापा पीछे 2 बार आई, लेकिन आपने शेड्यूल डाल रखा था, इस बार क्या प्लान है? मैंने कहा बेटा कैंसिल, केवल एक रखा हुआ है 17 तारीख का, वो अजय को दिया हुआ है, और वो पठानकोट का, वो दीनानगर का और अमृतसर का है। रात को जाऊंगा, सुबह मीटिंग दूंगा, रात को वापस घर पहुंच जाऊंगा, सुबह 5:30 बजे उसके पास होगा। उसे कहा पापा दिवाली तक का कोई शेड्यूल मत डालना, आप घर पे रहना। अपने सारे शेड्यूल पोस्टपोन कर दिए पहले से। मैंने कहा भाई अप्रैल में देखेंगे, मई में देखेंगे, करने होंगे करेंगे, नहीं करने होंगे नहीं करेंगे। ये टाइम की आजादी सिर्फ आज से मिल सकती है, अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो नहीं मिलती। आज सब कुछ मिला है, देश विदेश घूमने का मौका, ये सानिया मिर्जा, ये अमिताभ बच्चन, ये विदेश यात्राएं। पहले हवाई जहाज घर के ऊपर से जाता तो भाग के देखते थे, सोचते थे इतने बड़े सामान में इतना बड़ा आइटम बैठता कैसे होगा। अभी उसमें बैठते भी हैं, चढ़ते भी हैं। मेरे को याद ही नहीं है, अभी एक घटना हुई थी थोड़े दिन पहले। मेरे एक ताऊ जी के लड़के हैं, बड़े पापा के लड़के थे, एक्सपायर हो गए थे। जब वो एक्सपायर हुए थे तो मैं जम्मू में था, फिर मैं चला गया, मेरी मीटिंग खत्म हो गई। तो मैं उससे पहले उत्तराखंड में था पवनदीप जी, वहां मेरा एक प्रोग्राम हुआ था रूपराम रिवाड़िया की टीम में। तो वहां वो प्रोग्राम हुआ, तो वहां उन्होंने मेरा जो वेलकम किया ना, उसमें उन्होंने कुछ फूल मालाएं वगैरह और मेरे को वही गेट से पहना दी, और एक वो गाना बज रहा था, कौन सा था मेरे को याद ही नहीं है। तो मैंने वो स्टेटस लगा दिया, तो मैं गाँव गया तो मेरे एक अंकल टीचर है, जिन्होंने आरसे में मेरा जम के मजाक उड़ाया होता, या इतना मजाक उड़ाते थे वो मेरा कि मेरी इच्छा होती थी इनके मुख से तारीफ नहीं सुनी ना, तब तक सभा में प्लान दिखाता रहूंगा, पागल हो जाऊंगा, प्लान दिखा के इनको मजबूर कर दूंगा कि ये एक दिन मेरी तारीफ करे। और उस दिन उन्होंने पूछा मेरे से, तुमने आरसे में कौन सा अचीवमेंट लिया है? मैंने कहा मतलब मैं तो भूल गया उस स्टेटस को लगा के। बोले वो उस दिन इतने सारे फूल पहनाए हुए थे, इतने सारे बुके, इतने सारे वो गुलाब के फूलों की वर्षा हो रही थी, पटाखे बज रहे थे, क्या मैटर था? क्योंकि याद आया वो तो रुद्रपुर वाली मीटिंग का चढ़ाया हुआ था। मैंने कहा अच्छा वो क्या, मोबाइल में वो क्लिप पड़ी थी, मैंने दिखाई। बोले हाँ ये। मैंने कहा अंकल महीने में 15 दिन ये रोज ही होता है, 15 दिन रोज ही होता है। कितने रुपए के फूल आते होंगे, बुके आते होंगे? मैंने कहा 1000 रुपए के तो आते होंगे। क्यों पहुंची 1000 का तो आता होगा, 1000 रुपए का सामान तो आता होगा, क्यों सर आता होगा? 1000 रुपए का सामान आता होगा। अभी महीने में 15 मीटिंग मिनिमम होती है मेरी। 15,000 महीना हो गया, साल का कितना होता है? 2 लाख होता है मोटा मोटा राउंड फिगर। कितने साल से आ रहा है? मैंने कहा 15 साल से। कितना होता है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, 15 साल 2 लाख 30 लाख 25-30 लाख रुपए की तूने मालाएं पहन ली। मैंने कहा हाँ। बुके ले लिए? मैंने कहा तेरे को पैसे कितने आए? मैंने कहा जिसने 25-30 लाख की फूल मालाएं पहनी होगी, बुके लिए होंगे, उसको इसके 10 गुने तो कम से कम आए होंगे। बोले नहीं 10 गुने नहीं हो सकते, तो कम से कम 100 गुने। बताने को मत बता, 100 गुने आए होंगे तेरे को। मैंने कहा लगता है आपको मेरे को पैसे आए? बोले हाँ। मैंने कहा बस आप ही से तो बुलवाना था यार, 15 बरस बीत गए। तो टाइम मिलता है, पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है, सुरक्षा मिलती है, पहचान मिलता है, फ्रीडम मिलता है, और क्या चाहिए? और ये जो मुझे मिला है ना दोस्त, ये सब आपको मिल सकता है, बशर्ते आप ठान लें कि मैं कर सकता हूं। मेरे गुरु एबीसी साहब जी एक बात बोलते हैं, हो सकता है आपको ये भरोसा हो या ना हो कि आप कामयाब हो सकते हैं। हो सकता है आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, सरकार को, समाज को, देश को, पत्नी को, बच्चों को भी ये भरोसा हो या ना हो कि आप कामयाब हो सकते हैं। पर इस आरसे बिजनेस को ये भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आप सब कामयाब हो सकते हैं। और यही भरोसा दिलाने के लिए दोस्त मैं आपके बीच में आया हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं आप इस बिजनेस को छोड़ना मत, एक आदमी पे भरोसा करना। इस दुनिया में एक ही इंसान है जो आपको अमीर बनाना चाहता है, जो आपको कामयाब देखना चाहता है, जो आपको बड़ा देखना चाहता है, जो आपका नाम, आपकी पहचान बनाना चाहता है, और वो है आपका अपलाइन। उसका हाथ पकड़ लेना, उसको छोड़ना मत। एक दिन ये स्टेज, ये तालियां, ये मंच और ये सारा नजारा जो आज मेरे लिए है, ये आपके लिए होगा, ये वादा करता हूं। आज आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय आरसी।
आदरणीय आत्माराम काशवा जी का सर ने बहुत शानदार तरीके से बताया कि ये एसोसिएशन संगत बनने से ये यहाँ पे दिखाने पे मामला बनना है, ये तो मामला बनना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम दिल से सर का। एक बार जोरदार ताली, फिर से जोरदार ताली।